बालाघाट से अल्फिया खानम, नियरगढ़ मंदसौर एमपी से द ग्रीन इंडिया, गुड मॉर्निंग सर, मेरा बर्थडे है, मैं नेम इज अल्ताफ हुसैन, आपको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो अल्ताफ जी। वेनू सिंह आगरा से, और स्ट्रीट डॉग ये आईडी है, आशीष कुमार नाम है, प्रयागराज से, राजू राजस्थान से, वीरेंद्र कुमार गुड मॉर्निंग सर, दुबई यूनाइटेड स्टेट से, क्या बात है, विदेश से भी लोग देख रहे हैं, दुबई से देख रहे हैं, आपका स्वागत है सर। पिंकी जयपुर से, इसको एक बार मेरे को तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जो भी बचे हुए लोग हैं वो जल्दी जल्दी आ जाइए। पिंकी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, बिल्कुल सभी लोग आ जाइए। उगम राज, माई सेल्फ उगम राज फ्रॉम शेरगढ़ जोधपुर से, ठीक है। अजीत पटेल प्रतापगढ़ से हैं, और अशोक प्रधान झारखंड से हैं। बस एक बार आपका जल्दी जल्दी इंट्रोडक्शन हो जाए, उसके बाद अपनी क्लास है वो आज शुरू करने वाले हैं। बहुत शानदार पोल्ट्री फार्मिंग की क्लास होने वाली है। सब्जेक्ट आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, ये अपने टॉपिक होने वाले हैं आज। विषय सूची आपके सामने है। इसके बाद में क्रिकेट न्यूज लखीसराय बिहार से, आपका स्वागत है सर। तौफीक अहम महाराष्ट्र नासिक से, बिल्कुल नासिक के प्याज बहुत फेमस हैं। शक्ति जादव, नमस्ते सर, नमस्ते, बिल्कुल शक्ति जी, आप कैसे हो? तो काफी लोग है वो जुड़ चुके हैं आज की ट्रेनिंग के अंदर, और आपकी चैटिंग है वो आपकी स्क्रीन पर भी ऊपर दिखाई दे रही है। साइड में हमने व्यवस्था की है कि मैं भी दिखाई दूं, आपकी चैटिंग भी दिखाई दे, प्लस अपनी ट्रेनिंग क्लास है वो भी साथ में दिखाई दे। तो इसके लिए हमने एक बढ़िया व्यवस्था की है आप सबके लिए। संजीत कुमार बिहार से, श्री राम पवार, नमस्ते जी। श्री राम जी कैसे हो आप? आपका स्वागत है। ये हमारे चैनल के पेड मेंबर हैं, और इनके नाम के आगे स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब है कि हमें हमारे परमानेंट मतलब सब्सक्राइबर हमसे जुड़े हुए हैं। श्री राम जी पवार, तौफीक एम, हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। गुड मॉर्निंग सर, आई एम डॉक्टर, ये स्टार के आगे आ गया आपका नाम, शक्ति फ्रॉम महाराष्ट्र, बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है शक्ति जी। ओम प्रकाश, हाय। स्वतराम खटारिया, गुड मॉर्निंग सर। चुड़ेला झुंझुनू से, बिल्कुल चुड़ेला में जो आर्मी की भर्ती होती है, कॉलेज है बहुत बड़ी, वहां से है। उगम राज, वेरी गुड मॉर्निंग सर, ग्रेट सर। पोल्ट्री फार्मिंग ट्रेनिंग का इंतजार था, बस आज अपनी ट्रेनिंग शुरू ही होने वाली है, हो रही है, हो गई होगी, हो ही गई मान लो, ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। अजीज कोटवाल सऊदी अरब से, बिल्कुल सऊदी अरब में आज तो आपकी मेरे हिसाब से ड्यूटी होगी है ना, शुक्रवार को, फ्राइडे को छुट्टी होती है वहां पर। अल्फिया खानम सर, ब्रॉयलर या एग के बारे में बिल्कुल सारी जानकारी देंगे आपको। कितनी प्रकार की मतलब मुर्गी पालन कितने प्रकार का होता है, और कौन से में ज्यादा फायदा है, कौन से में नुकसान है, ये सारे होंगे। ग्रामीण मुर्गी पालन, शारीरिक संरचना, मुर्गियों की आवास की व्यवस्था कैसे करनी है, देसी मुर्गी का बारे में, और जो अपने कॉमर्शियल रूप से करते हैं उसके बारे में, अंडों के बारे में, चूजों के बारे में, उनकी दवाइयों के बारे में, और उनके रोग, टीकाकरण, बीमारियां, नस्ल, सभी के बारे में बढ़िया तरीके से अपने चर्चा करने वाले हैं। सभी नस्ल के बारे में अपनी जानकारी है वो देने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। बिल्कुल, देसी मुर्गियां जितनी भी उन नस्लों के बारे में अपने बताने वाले हैं। मध्य प्रदेश से ओम प्रकाश जी का स्वागत है। विक्रम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। ऋतिक संजय सिंह रेवा, गुड मॉर्निंग। मनी चंद्रमणि हिमाचल प्रदेश से, बिल्कुल सभी स्टेट से लगभग लोग जुड़ चुके हैं। तो आप सबका स्वागत है। आज की अपनी जो ट्रेनिंग है वो शुरू करते हैं अपने। तो सबसे पहले अपने चलते हैं कि अपने क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वो टाइटल आपके सामने है।
ठीक है। और सबसे पहले अपने बात करें तो एक छोटा सा छत्तीसगढ़ का उदाहरण लेके मतलब मैं आपको बताने वाला हूं कि अपने मुर्गियों का पालन कैसे किया जाता है, कैसे घर चलता है। छोटी सी बेसिक जानकारी, एक उदाहरण लेके छत्तीसगढ़ का मैं आपको बताता हूं। ये किसी भी स्टेट का हो सकता है। तो छत्तीसगढ़ के जो ग्रामीण आदिवासी लोग हैं वो मुर्गी पालन का व्यवसाय है वो मतलब काफी टाइम से करते आ रहे हैं। और वहां की जनसंख्या लगभग 30% लोग है वो मुर्गी पालन का ही काम करते हैं। ठीक है। तो इनके पास जो मुर्गियां हैं वो असील है, याकूत है, चित्ता, पीला और देसी आदि मुर्गियां इनके पास है। मैं साथ में वो ले लेता हूं ताकि आपको थोड़ा पता चलता रहे। तो आमतौर पर प्रत्येक आदिवासी परिवार में 5 से 10 मुर्गियां पाली जाती है। ये तो बेसिक जानकारी है जो आप मतलब पढ़ सकते हो, लेकिन जो काम की चीज है वो मैं आपको शुरू करने वाला हूं। ये है, सबसे पहले अपने मुर्गी पालन से होने वाले लाभ देखेंगे कि अपने मुर्गी पालन से क्या क्या लाभ है। अच्छा, आप भेड़ पालन कर रहे हो या बकरी पालन कर रहे हो या सुअर पालन कर रहे हो, मुर्गी पालन तो सभी में मतलब साथ में चलेगा, कॉमन है। आप 5 मुर्गियों से लगा के 1000 मुर्गियों तक मतलब अपने और व्यवसाय के साथ में भी पाल सकते हो आप। तो मुर्गी का नॉलेज, तो मुर्गी पालन का नॉलेज तो हर आदमी को होना ही चाहिए, चाहे वो बकरी पालन करता हो, चाहे वो भेड़ पालन करता हो। ठीक है, चाहे वो किसी भी प्रकार का यानी कि उनकी डेयरी फार्म हो, किसी भी प्रकार का फार्म करता हो, तो मुर्गियों का नॉलेज तो होना चाहिए। तो अपने बात करने वाले हैं मुर्गी पालन से क्या क्या लाभ होने वाले। पहले तो अपने लाभ देखेंगे, ठीक है। तो एक तो अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा इनकम होती है इससे। कैसे? अपने बकरी पालन कर रहे हैं, साथ में बाड़े में लाके हमने 5, 10, 20 मुर्गियां हैं वो बढ़िया नस्ल की छोड़ दी, तो आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। वो उसी बाड़े में बकरियों के पास रहकर पेट भर लेंगे, लेकिन उससे जो इनकम होगी, सर्दियों में अंडों की जब बिक्री होगी या फिर उनके चूजे हैं बड़े होंगे तो वो बेचे जाएंगे, मांस के लिए भी बेचे जाते हैं। यानी कि ज्यादा केयर नहीं मांगती है। केयर तब मांगती है जब आप बड़े स्तर पर मुर्गी पालन करते हो, फार्म बनाकर लेयर फार्मिंग वगैरह करते हो, तब आपको जरूरत पड़ती है ज्यादा से ज्यादा। तो इसकी एक्स्ट्रा इनकम हो गई। और मतलब अगर मान लो इमरजेंसी में आपको जरूरत पड़ जाए मुर्गी पालन की, तो आप कभी भी है ना जो आपके मुर्गे हैं वो बेच के आपके धन की प्राप्ति कर सकते हो। यानी कि एटीएम जैसा हो गया है ये। जब भी आपको पेमेंट की जरूरत पड़ती है तो आप मुर्गी पालन में पैसे है वो इनकम है वो कर सकते हो। और पारिवारिक स्वास्थ्य एवं पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका, यानी इसमें मुर्गी के जो मांस होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो प्रोटीन की पूर्ति वो खाने पीने से आराम से हो जाती है। और मनोरंजन, और जैसे मुर्गा लड़ाई, यानी मनोरंजन में भी ये काम आते हैं। गांव में आज भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो मुर्गे लड़ाते हैं, है ना। यानी मेरा मुर्गा ज्यादा तेज है, तेरा मुर्गा ज्यादा ताकतवर है, तो वो ग्वाड में लोगों को इकट्ठा करके चौक में तो फिर मुर्गों की लड़ाई करवाते हैं। आपने भी कभी देखा होगा, मैंने तो बहुत देखा था। आजकल तो कम दिखाई देता है, लेकिन शौकिया लोग आज भी करते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, आप सबका स्वागत है। लिप्स और आवाज इसलिए मैच नहीं हो रही है क्योंकि जो लाइव है वो 2 सेकंड 4 सेकंड डिले आता है इसके अंदर, ठीक है ना। तो उससे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको लिप्स से अब दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूं स्क्रीन वाली जो चीजें वो साथ में दिख रही है ना आपको। जैसे जब मैं बोल रहा हूं देवी देवता पूजन में चढ़ावा, तो जैसे मैं बोल रहा हूं, जैसे सिलेक्ट कर रहा हूं, तो ये दोनों तो साथ चल रही है ना। लिप्स आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि जो लाइव सेशन चलता है ना तो कुछ सेकंड का डिले हो जाता है उसके अंदर। राजवर्मा जी, एक चीज बताओ मेरे को, जैसे मैं बोल रहा हूं और जो मैं स्क्रीन के ऊपर सिलेक्ट कर रहा हूं वो चीजें साथ चल रही है क्या? जैसे मेहमानों की खातिरदारी विशेषकर शादी और त्योहारों में होती है, तो जैसे मैंने सेलेक्ट किया उसके साथ में आवाज आई क्या? तो अपने बात कर रहे थे मनो मुर्गा लड़ाई हो गई, देवी देवताओं की पूजा चढ़ाओ में भी काम आता है, मेहमानों की खातिरदारी विशेषकर शादियों और त्योहार में मुर्गों का बहुत ज्यादा रोल होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये तो अपने क्या है कि बेसिक सी जो फायदे है ना, बेसिक फायदे अपने घर के अंदर होने वाले एक्स्ट्रा, तो ये चीजें उनके लिए हैं जो छोटे स्तर पर मुर्गी पालन करते हैं। छोटे स्तर पर यानी और व्यवसाय कर रहे हैं, जैसे बकरी पालन कर रहे हैं, भेड़ पालन कर रहे हैं,
तो उनके साथ में अगर मुर्गी पालन करते हैं तो उनको ये सारी इनकम हो जाती है और ये सारी चीजें वो करते हैं। अच्छा, देसी जो मुर्गी पालन है, कई बीमारी और बदलते मौसम की मार का उनको सामना करना पड़ता है। साथ ही जो विदेशी मुर्गियों की विपरीत देसी मुर्गों की एक अच्छी माँ होती है जो अपने अंडों को सेती है, यानी कि चूजा उत्पादन करने में अपनी देसी मुर्गियां वो ज्यादा मतलब बढ़िया तरीके से चूजों का पालन करती हैं, उनको मतलब अंडों से निकालती हैं। जो विदेशी मुर्गियां हैं उनमें ममत्व कम होता है, तो वो चीजें वो एक बेसिक फर्क होता है इसमें। अब अपने ये तो फायदे तो मैंने आपको बता दिए, अब अपने ये देखने वाले हैं कि अपने जो घरेलू मुर्गी पालन है उसके अंदर नुकसान क्या क्या होने वाला है। ठीक है, क्या क्या नुकसान आपको समस्याएं आती है। अच्छा, आपको बताऊंगा अभी आगे कि मुर्गी पालन कितने प्रकार का होता है, लेयर फार्मिंग, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो भारत के ग्रामीण जो इलाके हैं उसमें महिलाओं का पशुपालन में योगदान 74% रहता है अभी, यानी गांव में जो सबसे ज्यादा जो केयर पशुओं की करती है वो उसमें 74% महिलाएं ही करती हैं। और जो इधर उधर से अंडा उत्पादन मांस निर्यात होता है वो गांव से शहरों में निर्यात किया जाता है बहुत से लोगों के द्वारा। और जो समस्या क्या क्या आती है इसमें, ठंड के अंदर इसके चूजे वो मर जाते हैं, बरसात के कारण, कई बीमारियों के कारण, या चील कौवे, कुत्ते, भेड़िए आदि से सुरक्षित रखना ग्रामीण इलाकों में बहुत ज्यादा मतलब मुश्किल होता है। तो मृत्यु दर वो ज्यादा होती है क्योंकि इनकी केयर वगैरह वो मतलब अच्छे तरीके से नहीं हो पाती है। इसलिए आज के समय इसकी ट्रेनिंग की जरूरत है, प्रशिक्षण की जरूरत है, ताकि आप अच्छे तरीके से इसकी केयर कर सको और इसकी देखभाल कर सको। तो अब है अपना दोस्तों मेन टॉपिक शुरू होता है। ये तो इंट्रोडक्शन था, अब अपनी जो मेन ट्रेनिंग है वो शुरू होती है। अपने जो मुर्गी पालन है वो तीन तरीके से किया जाता है बेसिकली। एक तो है ब्रॉयलर, और दूसरा है लेयर फार्मिंग, और तीसरा है देसी तरीके से। तो मेन चीज अपनी इन्हीं के आसपास घूमने वाली है। इन तीनों में सबसे ज्यादा वजन किस में बढ़ता है, सबसे ज्यादा अंडे कौन सी देती है, सबसे ज्यादा मांस कौन से में होता है, और कितनी देखभाल की जरूरत होती है। तीन प्रकार की ये अपने मुर्गी पालन आमतौर पर इंडिया में, भारत में या विदेश में कहीं भी होता है। अभी जो क्लास अपनी मेन अभी अपनी शुरू होने वाली है, अभी तक तो थोड़ा इंट्रोडक्शन है वो मैंने आपको बताया था। बिल्कुल बिल्कुल अल्फिया खानम, साफ आवाज आ रही है। तो अपने ब्रॉयलर, लेयर और देसी, इन तीनों के बारे में बात करने वाले हैं कि इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है और किस में अपने को फायदा है, किस में नहीं है। तो आज ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी कि किस में अपने को ज्यादा फायदा है और किस में अपने को नुकसान है। ये चीज अपनी आज इस टॉपिक में क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले अपने आपने जो देखा होगा, जो व्हाइट मुर्गियां होती है, सफेद मुर्गियां होती है जिनको मांस के लिए पाला जाता है। आपने भी देखा होगा अपने गांव में बहुत सारी मुर्गी फार्म होते हैं जिसमें सफेद कलर की मुर्गियां होती हैं। उनको एक ही काम है, उनका बड़ा करो और उनको बेच दो। वो होता है ब्रॉयलर। ठीक है ना। तो आप याद कैसे रखोगे, जैसे जो मुर्गियां, जो मांस वाली मुर्गियां, वो केवल मतलब उनको बॉईल करने का काम ही ज्यादा होता है, मतलब बॉईल करके वो खाई जाती हैं। जैसे पकाना हो, मीट बनाना हो, तो मीट पर्पज में बॉयलर शब्द आता है, यानी ब्रॉयल करना मतलब उसको उबालना, पकाना। तो आप उससे समझ जाओगे कि ब्रॉयलर का मतलब ये हो गया कि अपने जो व्हाइट वाली जो मुर्गियां हैं जिनको सिर्फ मांस के लिए पाला जाता है और जिनकी शारीरिक वृद्धि दर अधिक होती है, यानी ये लगभग ये मान के चलो 1 से 1.5 महीने में 1.5 किलो वजन प्राप्त कर लेती है, 1 से 1.5 महीने में। तो ये ब्रॉयलर का फर्क है। जबकि लेयर फार्मिंग क्या है, अधिक अंडों के उत्पादन के लिए पाली जाती है। लेयर फार्मिंग में अंडे और चूजे, इनका ज्यादा रोल होता है। मांस के लिए लेयर फार्मिंग नहीं की जाती है। हाँ, कुछ मुर्गियों को बेच के आप मांस मांस के लिए बेच सकते हो, इनकम प्राप्त कर सकते हो, लेकिन उतना वजन आपको नहीं मिलेगा लेयर फार्मिंग में, क्योंकि इसमें मुख्य मकसद जो होता है लेयर फार्मिंग में, वो अंडों का उत्पादन प्लस शारीरिक वृद्धि दर कम होती है इसमें। ठीक है ना, अंडों का उत्पादन मेन मकसद है। और जो देसी होता है उसमें अंडा उत्पादन भी कम है और शारीरिक वृद्धि दर भी कम होती है देसी के अंदर। तो सबसे पहला डिफरेंस तो एक नंबर पर तो यही हो गया कि ब्रॉयलर में अधिक वृद्धि होती है, वजन बढ़ता है ज्यादा,
लेयर के अंदर अंडे ज्यादा होते हैं और देसी के अंदर अंडे भी कम होते हैं और वजन भी कम होता है। ये पहला डिफरेंस है ब्रॉयलर, लेयर और देसी फार्मिंग के अंदर। दूसरा अपना है जो अंतर तीनों में मैं बताने वाला हूं कि ब्रॉयलर वाली है वो 1 से 1.5 माह में लगभग 1.5 किलो वजन प्राप्त कर लेती है, 1 से 1.5 महीने में। ठीक है। और जो लेयर वाली है वो लगभग 300 से 325 अंडे प्रति मुर्गी प्रति वर्ष प्राप्त होते हैं। यानी लेयर के अंदर अंडों का सबसे ज्यादा महत्व है दोस्तों, अंडों का। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि ब्रॉयलर में वजन का महत्व है, लेयर फार्मिंग में अंडों का महत्व है, और देसी तो क्या है कि अपने शौक के हिसाब से पाल लेते हैं, उसमें अंडे भी कम होते हैं और वजन भी कम होता है। तो लेयर फार्मिंग में देखो 300 से 325 अंडे प्रत्येक मुर्गी एक साल में दे देती है। और साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। यानी लगभग ये अंडे देती रहती है सालाना लेयर फार्मिंग में। ठीक है ना, ये फर्क होता है लेयर फार्मिंग और ब्रॉयलर में। और साथ में क्या है, जो देसी मुर्गी है वो लगभग 30 से 40 अंडे प्रति वर्ष देती है। देखो कितना डिफरेंस आ गया। देसी मुर्गी है वो 30 से 40 अंडे ही साल में देती है और 6 से 8 माह में 1 किलो वजन बढ़ता है दोस्तों। तो आप सोच सकते हो देसी में अंडे भी कम है और वजन भी कम है। ब्रॉयलर में वजन ज्यादा था, 1.5 किलो, मतलब 1.5 माह में 1.5 किलो वजन हो जाता है इसमें, क्योंकि मांस के लिए पाली जाती है, सीधी सी बात है। लेयर वो अंडों के लिए पाली जाती है तो वो अंडे ज्यादा देगी। देसी है वो शौकिया पाली जाती है, शौक के लिए पाली जाती है, हॉबीज के लिए, तो वो अंडे भी कम है और मांस भी इसका कम पड़ता है। तीसरा जो कारण है, इनका जो मकसद दिया गया है कि ये फार्मिंग क्यों की जाती है, 3 नंबर जो अंतर है, तो ब्रॉयलर है वो मांस के लिए पाला जाता है। अभी सीधा सा इसमें मतलब दिखा दिया कि मांस के लिए पाला जाता है ब्रॉयलर को, और जबकि लेयर को किसके लिए? अंडों के लिए पाला जाता है। और देसी मुर्गी को मांस व अंडों के दोनों के लिए पाला जाता है। अधिक पौष्टिक होती है, स्वादिष्ट मांस होता है। अब आपको पता है कि वजन कम है तो वो बढ़ता भी बहुत धीरे धीरे, काफी टाइम के बाद धीरे धीरे करके बढ़ता है वजन देसी के अंदर, लेकिन उसका जो मांस है वो बहुत स्वादिष्ट होता है। और अंडे भी देसी जो मुर्गी के अंडे हैं वो भी ज्यादा पौष्टिक होते हैं बजाय लेयर और लेयर के। ठीक है ना, तो जो चीज कम होती है आपको पता है वो चीज उतनी ज्यादा कीमती होती है। तो देसी का मांस भी अच्छा होता है और अंडे भी अच्छे होते हैं, लेकिन संख्या में बहुत कम होते हैं, तौल में बहुत कम होता है। जबकि लेयर के अंदर अंडे बहुत ज्यादा होंगे, ज्यादा अंडे होंगे तो आपको पता है कि मतलब उनका टेस्ट है वो देसी से थोड़ा कम होगा। अब जो चौथा अंतर है वो बताने वाला हूं कि ब्रॉयलर के अंदर क्या है, ग्रामीण परिवेश में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। जो ब्रॉयलर मुर्गियां होती हैं इनको ज्यादा दवाइयों की जरूरत पड़ती है, रोग ज्यादा आते हैं इसके अंदर, आपको देखभाल ज्यादा करनी पड़ती है। ठीक है, तो क्योंकि इनको मांस के लिए पाला जाता है तो इसमें ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती, यानी रोग से लड़ने की क्षमता है वो ब्रॉयलर में बहुत कम होती है। तो बीमारियां बहुत ज्यादा आती हैं, इसका मतलब इसमें दवाई और ट्रीटमेंट की भी आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगी ब्रॉयलर कर रहे हो तो। जबकि लेयर में ग्रामीण परिवेश में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। लेयर फार्मिंग में भी जो मुर्गियां अपने अंडों के लिए पाल रहे हैं उसमें भी बीमारियां ज्यादा आती हैं। यानी ब्रॉयलर और लेयर दोनों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, तो इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा दवाइयों की जरूरत पड़ेगी, ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा केयरिंग की जरूरत पड़ेगी। और आप ये दो जो फार्मिंग है ब्रॉयलर और लेयर, ये बिजनेस पर्पज के लिए की जाती है हमेशा। ठीक है ना, बड़ा फार्म बना के बिजनेस पर्पज के लिए की जाती है, और इसका मैनेजमेंट भी बहुत ध्यान से करना पड़ता है, जिसमें बीमारियां वगैरह है उनका सबका ध्यान रखना पड़ता है। अब चलते हैं अपने देसी में। तो देसी मुर्गी जो होती है उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा होती है, यानी रोगों से लड़ने की जो क्षमता है बहुत ज्यादा होती है। तो ये देसी जो मुर्गियां होती हैं वो बीमार नहीं होते हैं दोस्तों। ठीक है ना, होते भी है तो बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। आपने भी देखा होगा देसी मुर्गियां अपने घर में रखते हैं तो बहुत कम चांस होता है कि वो बीमार होती है। इसके बाद में जो अगला अंतर है, जो ब्रॉयलर मुर्गियां होती है वो सफेद रंग की होती हैं प्राय। आपने भी देखा होगा जो आपके घर के आसपास जो मीट उत्पादन के लिए मुर्गी फार्म किया जाता है वो सफेद रंग की मुर्गियां होती हैं, कलर इनका सफेद होता है। और लेयर फार्मिंग में सफेद और रंगीन दोनों प्रकार की मुर्गियां पाई जाती हैं। जो अंडे उत्पादन के लिए लेयर फार्मिंग की जाती है, लेयर फार्मिंग में एक तो मदर यूनिट होती है जिसमें ये अंडे देने वाली मुर्गियां रहती है, एक एचरी होती है जिसमें आपके सभी अंडे रखे जाते हैं,
और एक चूजों के लिए अलग से इसमें कंपार्टमेंट होता है लेयर फार्मिंग में, जिसमें केवल चूजे रखे जाते हैं। तो लेयर फार्मिंग में आपको 3 प्रकार के जो कंस्ट्रक्शन है वो मतलब डिवाइडेशन है वो करने पड़ते हैं किसी मतलब फार्म के अंदर, मदर यूनिट, एसरी और चूजों के लिए, ठीक है। इसके बाद में देसी है वो अधिकतर रंगीन होते हैं। देसी जो मुर्गियां होती हैं वो कलरफुल होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं, रेड, ब्लैक, आपने देखा होगा। मैं आपको देसी की भी सभी नस्लें बताने वाला हूं। भारत में देसी नस्ल की कितनी नस्लें हैं और कौन कौन से स्टेट में पाई जाती है, कितना वजन होता है, कितने अंडे देती है, कौन सी मतलब बेस्ट है, ये सारी चीजें बताने वाला हूं आपको। इसके बाद में बात करते हैं, रंग की बात हो गई। अब छठा जो अंतर है तीनों में वो आपको बताने वाला हूं कि 24 घंटे मुर्गी घर में रखकर दाना पानी दिया जाता है। जो ब्रॉयलर मुर्गी है उसको 24 घंटे फार्म के अंदर रखना पड़ता है, इसको खुले में आप नहीं घुमा सकते, इसका दिमाग भी कम होता है ब्रॉयलर वाली मुर्गियों का, और ये शेड के अंदर ही इनको ज्यादातर रखा जाता है। बाहर घूमने के लिए अनुकूलित नहीं है, इनको खुला ओपन में नहीं छोड़ा जाता ब्रॉयलर को। और लेयर फार्मिंग वाली मुर्गियों को भी 24 घंटे अंदर रखकर फार्म के अंदर दाना पानी दिया जाता है, क्योंकि अब आपको पता है कि ये रोजाना अंडे देती है, तो बाहर रखेंगे तो पता नहीं अंडा कहां दे के आ जाएगी और आपको फिर इकट्ठा करने में और समस्या होगी। तो जो अपना फार्म होता है उसके अंदर इनका स्थायी है वो एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ होता है जिसमें आसानी से अंडे वो डेली एक ही जगह जाकर, हाँ कड़कनाथ के भी बारी आएगी, सब चीजें आपको बताने वाले हैं। तो जो ब्रॉयलर और लेयर दोनों को फार्म के अंदर ही रखा जाता है, ठीक है। जबकि देसी मुर्गियां हैं, ये मुर्गियां हैं ये अपने आंगन में, घर के आसपास, आप खुले स्थान में कहीं भी रख सकते हो। सुबह खोल दिया, अगर कुत्ते बिल्ली नहीं है तो ये आसपास अपने घर के आसपास से घूमते फिरते अपना पेट भर लेंगे, और अपने अगर बकरी फार्म कर रखा है तो उसके अंदर भी घूमते रहेंगे, जू चिंचड़ वगैरह ये छोटे मोटे कीटाणु है वो खाते रहेंगे और अपना पेट भर लेंगे। ओपन में आराम से घूम सकते हैं देसी वाले, ठीक है। और इसके बाद में देसी वो अपना दाना पानी लगभग स्वयं जुटा लेते हैं चुग कर। अब बात करते हैं लेयर फार्मिंग अपने सॉरी ब्रॉयलर की। ब्रॉयलर में बाजार कीमत इसकी 80 रुपए से 90 रुपए प्रति किलो जीवित वजन का मिलता है, यानी लगभग 100 रुपए, 80 रुपए, 90 रुपए जो साबुत मुर्गी है यानी जीवित जो मुर्गी है वो 80 रुपए 90 रुपए किलो बिकती है। जबकि इसका जो मांस है, जो ब्रॉयलर का मांस है वो आपको 120 रुपए से लगा के 200 रुपए तक केजी वो मिलता है। हमारे यहां मार्केट में 200 रुपए केजी जो इसका मांस है ब्रॉयलर का वो मिलता है, और जीवित मुर्गी है वो 100 रुपए के आसपास रहती है। 100, 110, 120, 80, 90 ये जीवित मुर्गी का कीमत है। जबकि जो लेयर फार्मिंग है उसमें बाजार कीमत रुपए 2 से 3 प्रति अंडा, मतलब क्योंकि इसमें आपको पता है कि मुर्गी तो कम बेची जानी है, लेयर फार्मिंग अंडे बेचे जाने हैं, तो जो थोक का जो आपका माल निकलेगा वो 2 से 3 रुपए प्रति अंडा इसका कीमत मिल जाता है। और अपने को दुकान में जब लेके आते हैं तो 6 से 7 रुपए में जो मुर्गी का अंडा है, जो कैरेट लेके आते हैं उसमें 6 से 7 रुपए, 8 रुपए तक आपको एक अंडा वो उसमें मिलता है। तो जो हम बेचेंगे फार्म से, जो अंडे निकालेंगे लेयर फार्मिंग से, जो मुर्गियां देंगी वो अपने को 2 से 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए तक भी आपको अंडा का, एक अंडे का रेट है वो मिल जाएगा। और जो अगर मुर्गी की जो आयु है कंप्लीट हो गई है, वो अंडा उत्पादन उसमें कम हो गया, तो 35 रुपए से 45 रुपए प्रति नग आपकी मुर्गी भी है वो बाद में बिक जाती है, ये भी कटने के लिए, मांस के लिए चली जाती है। जबकि जो देसी मुर्गी है उसकी बाजार कीमत 4 से 5 रुपए प्रति अंडा, ये तो बहुत कम लिख रखा है इसके अंदर। हमारे यहां तो 50 रुपए से 100 रुपए देसी मुर्गी का अंडा मिलता है। अब आपके पता नहीं किस रेट में मिलता है, जो रियलिटी में बता रहा हूं, यहां हमारे यहां 50 रुपए से 100 रुपए के बीच में देसी मुर्गी का अंडा मिलता है। 50 रुपए तो कॉमन यहां रेट रहता है, जबकि इसमें 4 से 5 रुपए प्रति अंडा दिखा रखा, तो बहुत कम कीमत है इसमें। ये कीमत आपको मेरे हिसाब से गलत है, 4 से 5 रुपए नहीं, देसी मुर्गी के अंडे की कीमत ज्यादा होती है। और 120 से 130 रुपए प्रति किलो जीवित वजन है वो, हाँ ये हो सकता है कि 150 रुपए किलो तक जीवित जो मुर्गा है वो आप तोल के दे सकते हो देसी वाला, क्योंकि इसके मांस है वो ज्यादा महंगा होता है दोस्तों देसी का। और मुर्गी की कीमत भी, अगर देसी मुर्गी खाने के लिए लेके आएंगे तो आपको डबल कीमत लगेगी। कौन सी से?
जो ब्रॉयलर है उससे डबल कीमत आपको देनी पड़ेगी, ये मान लो आप। लेकिन क्योंकि इसमें वजन कम होता है, अंडे कम देती है, लेकिन कीमत ज्यादा होती है दोस्तों इसकी। तो ये दोस्तों मोटा मोटा इसके तीनों के अंदर अंतर था, ब्रॉयलर, लेयर और देसी मुर्गी के अंदर। आपको कृष्ण कुमार सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? आपको ऊपर देखो व्हाट्सएप नंबर नीचे चल रहा है, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट प्राप्त कर सके, व्हाट्सएप नंबर देख रखा है, इसमें आप मैसेज करना कि सर मुर्गी पालन का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र वो हमें चाहिए, तो आपको कोर्स वगैरह में एनरोल्ड करके वो जो सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड करवा देंगे। कड़कनाथ खुद एक प्रजाति है और वो देसी में आता है, आपको बता देंगे सारी चीजें, ठीक है। कड़कनाथ का भी बताएंगे, 20 रुपए में शमशेर आलम बता रहे हैं कि 20 रुपए में देसी का मिलता है। और हाँ, जहां देसी मुर्गियां ज्यादा रखते हैं, जिस इलाके में अंडों के उत्पादन ज्यादा होता है, वहां रेट अपने आप कम हो जाता है। हमारे यहाँ पर जहां मैं रहता हूं, यहाँ पर क्या है कि देसी मुर्गियां बहुत कम है, और जो सर्दियों में डिमांड जब बढ़ जाती है तो 50 रुपए से 100 रुपए के बीच में देसी मुर्गी का अंडा भी यहाँ पर मतलब चला जाता है, इतना रेट चला जाता है। नेपाल से क्रिकेट लवर नेपाल से देख रहे हैं, तो ये अंतर था इनके अंदर। अब अपने को देखना है कि इनके आवास की व्यवस्था अपने को कैसे करना है, ठीक है ना। जब इनका जो रहन सहन, जो फार्म बनाए मुर्गियों के लिए, तो उसमें किन किन चीजों का अपने को स्पेशल ध्यान रखना है। एक मुर्गी वर्ष भर में 30 से 40 अंडे दे देती है, ये देसी मुर्गियों के बारे में आवास की व्यवस्था बता रहे हैं। और जो कॉमर्शियल फार्म होते हैं उनका स्ट्रक्चर अलग होता है, डिजाइन अलग होता है, लेकिन कुछ चीजें इन सब में बेसिक होती है जो अपने को देखने लायक होती है। कुछ अंडों में भ्रूण होता है, लेकिन बाकी के करीब 20-22 अंडों से चूजे निकलते हैं। मतलब 30 से 40 अंडे हैं तो उसमें ये मान के चलो 20 से 22 अंडों में चूजे निकलेंगे, बाकी में जो भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। इसका कोई वैज्ञानिक मतलब अध्ययन नहीं है फिर भी, लेकिन इतना ही एवरेज आता है। और इन 20-22 चूजे जो निकलते हैं देसी मुर्गियों के, उनमें से ये मान के चलो कि 2, 3, 4, 5 मतलब चूजे हैं वो बचते हैं लास्ट में। कारण इसका बताऊंगा क्यों, क्या कारण होता है बचने का। एक बार आप थोड़ा स्टडी कर लीजिए, मैं चाय ले लेता हूं। तो आपने देखा होगा कि जो अपने गांव में देसी मुर्गियां पालते हैं, तो अपने 30-40 अंडों में से 20-22 अंडों से चूजे जो निकलते हैं, लास्ट में अपने 4-5 चूजे ही मतलब मुर्गे ही बड़े होते हैं, मुर्गे मुर्गियां, बाकी के सब मर जाते हैं। और मरने का कारण क्या होता है? समुचित देखभाल नहीं करना, सर्दी गर्मी की वजह से मारे जाते हैं, और कुछ कुत्ते खा जाते हैं, कुछ बिल्लियां खा जाती हैं, कुछ है वो दबके मर जाते हैं, कुछ है वो मतलब ठंड या गर्मी की वजह से मर जाते हैं। मतलब बहुत ज्यादा जो मुर्गी पालन है, देसी मुर्गी पालन है, उसमें ट्रेजेडी होती है। जितने अंडों से चूजे निकलते हैं वो सभी बचते नहीं है। तो अपने इन चीजों को स्पेशली ध्यान रखना है। अपने अगर ये मान लो कि 10 जो मरने के कारण है उनमें से 8 पर भी कंट्रोल कर लिया, तो अपने 20-22 चूजों में से कम अपने 16-17 चूजे हैं वो बड़े होके मुर्गी मुर्गी बन जाएंगे। तो अपने को जैसे मान ली अगर 5 बड़े हो रहे थे और अभी 15 जीवित अपने तैयार हो गए, मतलब बीमारियां से नहीं मरे, हमने 5 की जगह 15 तक अपने बचा लिए, तो 3 गुना बेनिफिट हो गया, 3 गुना बेनिफिट आपका बढ़ गया दोस्तों। तो इसके बारे में बताने वाला हूं कि मुर्गियों के लिए साल भर तक इस्तेमाल किए जाने वाले मुर्गी आवास की व्यवस्था को मतलब बहुत मजबूत और कैसे बनाना है, उचित आवास व्यवस्था कैसी करनी है। तो अच्छा मुर्गी आवास है वो एक तो ठंड, बरसात, तेज धूप और जंगली जानवरों से बचाता है। इन चीजों का दोस्तों आपको स्पेशल ध्यान रखना है, ठीक है। जो आप मुर्गियों के लिए घर बनाओ उसमें ठंड ना आए, सर्दियों के मौसम में बारिश का पानी अंदर ना जाए, तेज धूप अंदर ना जाए, जंगली जानवर उसके अंदर प्रवेश ना करे। इन चीजों का स्पेशल ध्यान रखना जब उनका घर बनाओ आप। आसिम प्रवेश साहब कह रहे हैं कि देसी मुर्गी का जो रेट है वो 350 से 500 रुपए पर केजी मिलता है। बिल्कुल, मैंने बताया था आपको, दुगने कीमत से ज्यादा हो जाता है ब्रॉयलर से देसी मुर्गी का। आसिम प्रवेश साहब अपने चैनल के जो पेड मेंबर हैं और ये परमानेंट हमसे जुड़े रहते हैं,
आवास के होने से मुर्गियों को दाना पानी देना तथा दवा पिलाना आसान होता है। मतलब अगर मुर्गी आपका जो फार्म है वो बढ़िया तरीके से आपने उनके लिए कुछ एक स्ट्रक्चर बना रखा है देसी मुर्गियों के लिए अलग से, तो उनको पकड़ के आराम से उनको दवाई देना और उनको दाना देना आसान हो जाता है। अगर आपकी मुर्गियां खुले में घूम रही हैं, उनके लिए कोई मतलब कोई बाड़ा नहीं है छोटा, तो आप एक एक को पकड़ के दवाई दोगे तो एक दिन में आप 10 मुर्गियों को नहीं दे पाओगे, वो आगे होके भाग जाएंगी, पकड़ में नहीं आएंगी। जो दवाई पानी देना हो ना, तो उसका छोटा जाली लगा के आप स्ट्रक्चर पक्का बना के रखो, ताकि उसके अंदर ही आप उसके अंदर दाना पानी रख सको और उनको दवाइयां वगैरह दो। तो मतलब कंट्रोल्ड वातावरण में हो तो आसानी से आप उनको पकड़ के दवाई वगैरह दे सकते हो। अब अपने जो मुर्गी घर है वो बनाते समय अपने को किन किन चीजों का स्पेशली ध्यान रखना है वो बताता हूं। मुर्गी घर आपने आवास के साथ लगा हुआ एवं स्थानीय सामग्री जैसे चित्र से बनाया जा सकता है। जहां तक हो सके घर को पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बनाएं। यानी एक तो क्या है कि मुर्गी फार्म जो है वो अपने अपना आवास अपना घर है उसके नजदीक होना चाहिए, ताकि कोई जंगली जानवर कुत्ता बिल्ली उन पर अटैक करे, वो ज्यादा चिल्लाएं तो आपको आवाज सुन जाए, ठीक है ना। तो नजदीक में होना चाहिए। दूसरा, जो आप उनका आवास बनाओ तो वो पूर्व से पश्चिम की दिशा की तरफ लंबाई होनी चाहिए उसकी, ताकि उसके अंदर धूप वगैरह आसानी से आ जाए। और जो रात में को गंदा होता है उसमें कुछ बिंठे वगैरह होती है तो सूख के वो तैयार हो जाए उसमें। यदि संभव हो तो मुर्गी घर को इकट्ठे हुए पानी बाढ़ आदि से बचाने तो घर के फर्श को जमीन से करीब 1 फुट ऊंचा बनाएं। यानी कोई भी मुर्गी फार्म बनाए तो आप उसको 1 फीट जमीन से कम ऊपर बनाएं, ताकि बारिश के अंदर पानी वगैरह नीचे भरेगा तो वो उनका डूबने का कम चांस है। प्लस जाली लगा दो नीचे तो और अच्छा है, उनकी बीट वगैरह वो जाली में से नीचे इकट्ठी हो जाएंगी तो उनके पंजों में गंदगी नहीं लगेगी, ठीक है ना। तो ज्यादा सफाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, नीचे से आप बीट वगैरह वो इकट्ठा करके बाहर निकाल सकते हो। अगर जाली लगा दी और 1 फीट उनका ऊंचा घर बना दिया तो वो अच्छा रहता है। और उनको बीट जो मुर्गे की बीट है वो बहुत ज्यादा मतलब खेती के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, बहुत ज्यादा पौष्टिक होती है फसलों के लिए, तो महंगी भी मिलती है। गोबर और मेंगनी वाली खाद से ज्यादा महंगी मिलती है मुर्गे की बीट की जो खाद होती है वो। और इतना अच्छा अनाज होता है आप पूछो मत। मेरे नजदीक में 2-3 जो मुर्गी फार्म है इनके अपने ब्रॉयलर के, तो उनकी जो खाद है वो अपने उनके खुद के फार्म में डालते हैं, तो उनका अनाज है वो गांव में बेस्ट होता है, उनकी फसल वो अलग ही रहती है। विलेज स्पोर्ट्स अकेडमी प्रॉपर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं सर, अभी तो ऑफलाइन ट्रेनिंग तो आगे होगी तो आपको बता देंगे, चैनल पर आपको जानकारी दे देंगे जब ऑफलाइन ट्रेनिंग होगी। अभी अपने जो बेसिक नॉलेज है वो होना जरूरी है। आपको कोई भी मुर्गी पालन करो, चाहे 5 मुर्गियों से लगा के 1000 मुर्गियों तक करो, तो आपको मेन चीजें आपको पता होनी चाहिए। प्रैक्टिकली तो क्या है कि आप करोगे तो सीख जाओगे धीरे धीरे, लेकिन आपको नॉलेज होना जरूरी है। मुर्गी घर आपका बहुत महंगा नहीं होना चाहिए, यानी अनाप शनाप पैसा आपको वेस्ट नहीं करना है, परंतु घर की मजबूती, आरामदायक और सुरक्षा का पूरा ध्यान आपको रखना जरूरी है दोस्तों। कोई भी मुर्गी फार्म करो आप, इन चीजों का स्पेशल ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लकड़ी तथा बांस या मिट्टी का फर्श समतल करके बनाया जा सकता है। यानी आप उनका जो फर्श है नीचे जमीन है मुर्गे जहां बैठते हैं, तो लकड़ी का बना सकते हो, बांस का बना सकते हो, या मिट्टी का भी आप फर्श बना सकते हो नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। घर का फर्श ऐसा होना चाहिए कि नमी तथा दरार पड़ने से बचा सके, यानी उसमें नमी ना आए ज्यादा, और जो दरारें अंदर टूट के दरारें न पड़े उसके अंदर, ऐसा फर्श होना जरूरी है। और आसानी से साफ भी किया जा सके भी, ठीक है ना। थोड़ा स्मूथ हो फर्श तो आसानी से उसको साफ किया जा सकता है। मजबूत हो तथा चूहों इत्यादि का प्रवेश न होना पाए, यानी चूहे वगैरह उसके अंदर न बढ़ने पाए भी। छोटे जो परेशान करेंगे चूहे आके इनको, छोटे बच्चे होंगे उनको परेशान करेंगे, और जो अंडे होंगे उनको डैमेज कर सकते हैं। तो आप ऐसा इस तरीके का घर बनाना जरूरी है। चूंकि हमारे प्रदेश में प्रचुर मात्रा में बरसात होती है, मतलब इंडिया में लगभग स्टेट हैं जो वहां पर बारिश अच्छी खासी होती है, कुछ स्टेट को छोड़ के राजस्थान वगैरह को, तो घर की छत ऐसी होनी चाहिए कि बारिश का पानी बहकर निकल जाए, उसके छत के ऊपर पानी इकट्ठा ना हो भी मुर्गी फार्म के। तो आपको ढलान देना बहुत जरूरी है, यानी इसकी छत के ऊपर ढलान देना जरूरी है, ताकि पानी बारिश का बह के बाहर निकल जाए। और छत है वो दीवार से लगभग 3 फीट बाहर तक निकली होनी चाहिए, मतलब छज्जा होना चाहिए उसकी छत के ऊपर, ताकि पानी है वो छत का पानी सीधा अंदर आके न गिरे। और दोनों तरफ उसकी छत है वो 3-3 फीट या 3-3 फीट कम से कम बाहर निकली होगी, तो बारिश का पानी जब नीचे गिरेगा छत से तो शेड के अंदर नहीं जाएगा, इसके मुर्गी आवास के अंदर नहीं जाएगा।
और गांव में आसानी से उपलब्ध पेरा का इस्तेमाल छत बनाने के लिए किया जा सकता है। ये पेरा वो होती है जो अपने पराली पूड़ा, है ना, मतलब जो फसलों का जो होता है ना, जैसे राजस्थान में खींप है, बुई है, कुंचे हैं और सरकंडे जिनको बोलते हैं। कई जगह पराली का भी इस्तेमाल किया जाता है, कई बार बांस की छाल का इस्तेमाल किया जाता है, कई बार केले की छाल का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप घर को ठंडा रखने के लिए बीच में इन चीजों का यूज कर सकते हो, और इनके ऊपर आप टीन शेड लगा सकते हो ताकि पानी इसके अंदर ना बैठे और छत है वो उस पर आराम से पानी वो बाहर निकल जाए। बीच में ये लगा सकते हो और इनके नीचे कपड़ा लगा सकते हो। जिस यानी सबसे पहले अपने जो स्ट्रक्चर है वो तैयार कर लिया फॉर्मेट लगा के, उसके ऊपर कपड़ा लगा दिया और उसके ऊपर अपने ये जो पराली छाल वगैरह, ये जो सरकंडा वगैरह ये आप लगा के उसको वो कर दो, टेम्परेचर प्रूफ कर दो। फिर उसके ऊपर जो टीन की जो अपने होती हैं चद्दर वो लगा सकते हो आप, ताकि ये अपने हीट प्रूफ भी हो गया, गर्मी भी नीचे नहीं आएगी, पानी भी नीचे नहीं आएगा, ठंडा भी रहेगा। मुर्गी घर के आसपास पेड़ लगाएं ताकि पेड़ों की छाया उस पर पड़ती रहे। ये चीज तो मतलब हर चीज के लिए बेस्ट है। पेड़ तो देखो मतलब ये मान लो कि इंसान के लिए और पशुओं के लिए, जीवित सभी जानवरों के लिए बहुत ही मतलब प्राणदायक चीज है। तो पेड़ तो आपको लगाने चाहिए हर जगह। और दीवारों का लगभग 75% हिस्से को बांस की जाली बनाकर ढकें। 75% हिस्से को बांस की जाली बनाकर ढक दें दीवारों को चारों ओर से, ताकि उसके ऊपर से कूद के कुत्ते बिल्ली अंदर प्रवेश न करें। जालीदार दीवार में मोटा बोरा का पर्दा लगाएं, जिसे सामान्यतः गोल घुमाकर ऊपर बांध कर रखें। आवश्यकता अनुसार बारिश या तेज धूप पड़ने पर उसे खोलकर नीचे लटका दें ताकि मुर्गियां पानी व गर्मी से बची रहें। यही बकरी फार्म के साइड में होता है, यानी साइड में जो जालियां लगी होती है उनके त्रिपाल बोरा वगैरह समेट के ऊपर टांगे रखता है, और जैसे सर्दी गर्मी होती है उस हिसाब से उनको खोलकर अपने उसमें सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। और इन बोरों को अधिक गर्मी के दिनों में पानी डालकर ठंडा भी किया जा सकता है, तो हवा आएगी वो जालियों में से, इन बोरों में से छन के आएगी, ठंडी होके आएगी। अब है जगह की, मतलब कितनी जगह की जरूरत पड़ती है। छोटे चूजे हैं, इनके लिए आपको 0.5 प्रति वर्ग फीट जगह की जरूरत पड़ती है। 2 से 6 हफ्ते के जब चूजे हो जाएं उसके बाद आपको 0.75 वर्ग फीट जगह की जरूरत पड़ती है। और 6 हफ्ते से अधिक की हो जाए तो आपको 1 वर्ग फुट जगह की जरूरत पड़ती है आपको, ठीक है ना, 1x1। 6 हफ्ते से अधिक वजन मतलब उम्र हो जाए उनकी तो। और ब्रॉयलर के लिए आपको स्पेशली 1 वर्ग फीट जगह की एक मतलब मुर्गी के लिए जरूरत पड़ती है ब्रॉयलर में। और लेयर और बड़े मुर्गी फार्म में आपको 1.5 से 2 फीट जगह वो आपको रखनी जरूरी है पर मुर्गी के हिसाब से। ये इनका स्पेस है दोस्तों, ठीक है ना, इतनी जगह आपके मतलब होनी चाहिए। अब दाना पानी के बर्तन दोस्तों, मतलब क्या क्या जो अपने को जो अनिवार्य, अच्छा सस्ता बहुत आता है ये मटेरियल, ज्यादा महंगा नहीं आता, प्लास्टिक का बना हुआ होता है, लेकिन इससे आपकी जो मेहनत है वो बहुत सारी बच जाती है। अशोक प्रधान सर, देसी मुर्गी मुर्गा मुर्गी का इलाज बारे में बताएं। सर सभी बीमारियां इलाज वगैरह सब आने वाला है इसमें नीचे, ठीक है ना, कंटिन्यू बारी टू बारी आएगा। अपने दाने पानी की बर्तन की बात करते हैं, तो मुर्गियों के दाने तथा पानी के बर्तनों हेतु समुचित जगह उपलब्ध करवाना अत्यंत आवश्यक है। सामान्यतः दाने पानी के बर्तनों हेतु इतनी जगह उपलब्ध होनी चाहिए कि कुल संख्या की आधी मुर्गियां एक समय में खा पी सकें। तो ऐसा ना हो कि आपने 100 मुर्गियां रखी हैं तो कम से कम आपको इतने बर्तन, ये इतने इक्विपमेंट लगाने हैं कि इसमें अपने 100 में से 50 मुर्गियां एक बार में इनमें खा सकें, ठीक है ना। 50 का पेट भर गया है तो वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो शिफ्ट चलेगी अपनी तरह कि 50 ने खा लिया तो वो बाहर हो जाएंगे फिर 50 और आ जाएंगे, नहीं। किसी का पेट भर गया है तो वो बाहर घूम रही है, दूसरी उसमें चल रही है, तीसरी पानी पी रही है। लेकिन 100 मुर्गियां हैं तो 50 मुर्गियों की एक साथ खा सकें, पानी पी सकें, इतने उपकरण अपने को, आधे संख्या में उपकरण इतने को लगाने जरूरी है अपने को। पानी के लिए चित्र में दर्शाए गए थोड़े महंगे बर्तनों का उपयोग किया जाता है। ग्रामीण पशुपालक चाहें तो इन्हें खरीद कर उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। ये चीजें आप खरीद के भी यूज कर सकते हो जो चित्र में दिखाई गई है, तो ये मिल जाता है आपको। ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हो या नजदीकी जो बाजार है, मार्केट है, शहर है, वहां से भी आपको मिल जाता है। ग्रामीण मुर्गी पालक बांस के बने बर्तनों का कुक्कुट दाना पानी उपयोग हेतु करते हैं। मतलब कई जो स्टेट ऐसे होते हैं जहां पर बांस के बने हुए बर्तन भी मुर्गियों के लिए काम में रखे जाते हैं। गांव में बांस आसानी से प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहता है, लेकिन कई स्टेट ऐसे जहां बांस नहीं मिलता है,
इसका उपयोग भी आसान है, सस्ता है, कम मेहनत लगने वाला है। अगर आपके बांस होता है तो बहुत सस्ता इसका बना सकते हो आप स्ट्रक्चर। ये सारे 3-4 फीट लंबे छोटे बांस को बीच से चीरा लगाकर 2 हिस्से करके लकड़ी के खूंटे पर रखा जाता है। इन बर्तनों को समय समय पर साबुन तथा गुनगुने पानी से धोने और सुखाने के बाद पुनः उपयोग कर सकते हो। तो उनको टाइम टू टाइम इनको धोना जरूरी है दोस्तों, ताकि गंदगी काई वगैरह जमे तो साफ हो जाए। दाने को व्यर्थ जाने से बचाने हेतु बर्तनों में दाना आधे से अधिक नहीं भरना चाहिए, यानी आधे से ज्यादा इसको भरना नहीं चाहिए। दाने वाले बर्तन को आधा ही भरना चाहिए एक बार में। पानी के लिए बांस बर्तन के अतिरिक्त चित्र अनुसार घरेलू अनुपयोगी वस्तुओं का उपयोग किया जा सकता है। अच्छा, जरूरी नहीं कि ये उपकरण आप खरीद के लेके हो। पानी के लिए आप घर में जो बचे हुए बर्तन है, ड्रम, आपका ड्रम है, कोई पिपा है, कोई पिप्पी है, तेल वगैरह लाके लेके आते हो घर में, कोई ऐसा एक्स्ट्रा जो पानी स्टोरेज के लिए पड़ा हुआ, वो भी आप काम में ले सकते हो। सही जगह पर दाना पानी के बर्तनों को रखकर मुर्गियों के लिए समुचित जगह उपलब्ध कराना आवश्यक है। यानी कि ये बर्तन रखने के बाद मुर्गियों के लिए जगह भी आसानी से बचनी जरूरी है। आवश्यकता अनुसार मुर्गियों को घर के बाहर भी दाने पानी की व्यवस्था की जा सकती है। अगर आप देसी मुर्गी पालन करते हो तो घर के बाहर है वो, मतलब उसका जो शेड बना हुआ है उसके बाहर जालियां लगा के, तो उनको बाहर निकाल के भी बकरियों की तरह आप उनको दाना पानी डाल के चरा सकते हो दोस्तों, या दाना सुगा सकते हो। मुर्गी घर में रुष्ट। रात में मुर्गियों को ऊंची जगह पर उड़कर पैरों से पेड़ आदि की डाल पकड़कर सोने की आदत होती है दोस्तों, ठीक है ना। मुर्गियां जमीन पर सोने के बजाय वो क्या है कि छोटी मोटी जो उनकी थोड़ी सी हाइट की कोई जगह होती है उसके ऊपर बैठ के पंजों से पकड़ के, क्योंकि पक्षी है और पक्षी में आदत होती है कि जब तक वो पंजों से कोई डाल वगैरह नहीं पकड़ेगा तो उसको नींद आना मुश्किल होता है। जो उड़ने वाला पक्षी होता है वो जमीन पर कभी बहुत ही कम चांस में सोता है, वो सोता ही नहीं है। उसको वो कहीं बैठ के किसी चीज के ऊपर बैठ के सोना पसंद करेगा। तो आप मुर्गी घर में ऐसी व्यवस्था सुविधा करें, दाना पानी आदि के ऊपर बैठती हैं तो उनकी बीट से गंदगी फैलती है। अगर आप व्यवस्था नहीं करते हो तो वो क्या करेंगी, दाना चुगने वाले, पानी पीने वाले, इनके ऊपर जाके बैठेंगी रात को सोते समय। तो बीट से वो क्या है कि इनके जो दाना पानी सारी चीजें वो गंदी हो जाएंगी। तो इसका इलाज क्या है, मुर्गी घरों में एक ऐसी व्यवस्था जिसे रुष्ट कहते हैं रखने पर मुर्गियां यहां वहां न बैठकर निर्धारित जगह में ही रहेंगी। आप चाहते हो कि मुर्गियां रात के समय यहीं बैठे, तो आप एक ये देखो गुंबदनुमा, नीचे मैं आपको दिखा दूंगा चित्र में, ऐसे आप किसी भी प्रकार का स्ट्रक्चर बना सकते हो, आडा टेढ़ा बांस का, लकड़ियों का कोई भी बना दो तो उसके ऊपर बैठ जाएगी। इसके लिए उनके घर में ही लगभग 5 सेमी व्यास का बांस जमीन से करीब 1 मीटर की ऊंचाई पर लगाना चाहिए। मतलब आप खुद बना सकते हो, ठीक है। 1 मीटर ऊंचाई पर लगभग 3 फुट की हाइट के ऊपर आप आडे बांस लगा दो साइड में, तो मुर्गियां उनके ऊपर बैठना शुरू कर देंगी। 12 पक्षियों के लिए बांसों की कुल लंबाई 3 से 4 मीटर के बीच होनी चाहिए। यानी लगभग 12 पक्षी हैं तो 12 फीट लंबा बांस है वो 12 पक्षियों के लिए, यानी 1 फीट जगह है वो एक मुर्गी के लिए पर्याप्त होती है। तो 12 फीट दूरी के अंदर लंबाई में ये 12 मुर्गियां आसानी से एक लकड़े पर बैठ जाएंगी। तो आप जितनी संख्या में आपके पास मुर्गी हैं उतनी संख्या में आप इनको स्ट्रक्चर को तैयार कर सकते हो साइड में, क्योंकि ये ज्यादा परेशान भी नहीं करेंगी, ऊपर होंगी हाइट में, तो जमीन अपना फर्श है उसके ऊपर ये ज्यादा दिक्कत नहीं करेंगी। रात के समय मुर्गियां इनके ऊपर बैठेंगी। अब है अंडे सेने हेतु व्यवस्था। जो अपने अंडे वगैरह है वो सेने के लिए मुर्गियों के लिए एक अलग व्यवस्था होनी जरूरी है। अंडे सेने वाली मुर्गी हेतु अलग से व्यवस्था करना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए बांस की बनी टोकरी का उपयोग समुचित संख्या में करना चाहिए ताकि अंडों को टूट फूट से बचाया जा सके। लगभग 1 वर्ग फीट तथा 6 बाई 9 इंच गहराई की एक टोकरी 5 मुर्गियों के लिए पर्याप्त है दोस्तों। यानी लगभग 1 वर्ग फीट यानी फुट बाई फुट की, और जिसमें 6 से 9 इंच गहराई हो, मतलब 9 इंच मतलब जिसको बोलते हैं गहराई हो उसके टोकरी के अंदर, उंडी बोलते हैं, डूंगी बोलते हैं, या आप गहराई बोल लो, कोई भी चीज बोल लो, यानी उसकी गहराई है वो 6 से 9 इंच होनी चाहिए और 1 वर्ग फीट है वो उसकी चौड़ाई राउंड होना चाहिए। इसमें आपको 5 मुर्गियों के लिए पर्याप्त अंडे देने के लिए हो जाती है। इस टोकरी में पैरा बिछाने से अंडे नहीं फूटते। पैरा का मतलब कोई पराली वगैरह घास फूस वो अंदर बिछा दो टोकरी के अंदर, तो अंडे उसके अंदर देंगे, तो उससे क्या कि अंडे डैमेज नहीं होंगे। अब्दुल हकीम मेरे बड़े भाई कैसे हो? बस बढ़िया सर, आप कैसे हो? तो अंडे टूटेंगे नहीं। ये देखो कितनी ज्ञान की बातें वो निकल के आ रही है इसके अंदर। अब बात करते हैं अपने आहार की, बात करते हैं इनकी, मतलब अपने को क्या खिलाना चाहिए जिससे बेस्ट आहार है वो इनको मिले।
मुर्गी की तुलना एक मशीन या फैक्ट्री से की जा सकती है दोस्तों। वैसे वो चरती रहती हैं, चुगती रहती हैं दाना, तो मशीन फैक्ट्री जैसी है, जो ग्रामीण परिवेश में उपलब्ध जैविक अनुपयोगी पदार्थों को पौष्टिक प्रोटीन, यानी कि अपने जो ऐसी चीजें जो अपने काम में नहीं आती हैं, ठीक है ना, जो अपनी काटी हुई सब्जियां है, घर का बचा हुआ कचरा है, वो अपने लिए अनुपयोगी होते हैं और उनको खाकर किस चीज में कन्वर्ट कर देंगे, बदल देंगे, प्रोटीन में, अंडा या मांस में चेंज कर देंगे। देसी मुर्गी घर के आसपास उपलब्ध चारे एवं कीड़े मकोड़ों को बड़ी चतुरता और चपलता से हासिल करके खा जाती है। इस वजह से इनकी ऊर्जा खपत होती है, जिससे इनकी बढ़त कम होती है। यदि ग्रामीण पशुपालक सुबह से शाम अल्प मात्रा में जो मुर्गी का दाना है वो नियमित रूप से दे दें, तो उनको मुर्गियों को 1 किलो शरीर भार पहुंचाने में कम समय लगेगा। यानी एक तो नेचुरल चुग्गा होता है, यानी वो खुद अपना चुग के कीट मकोड़े खा के वो अपना पेट भरेंगे, तो उससे उनका वजन नहीं बढ़ता है दोस्तों। वजन बढ़ाने के लिए अगर हमने मतलब ये मानो कि थोड़ा सा उनको जो मुर्गी का अलग से फीड होता है वो लाके खिलाएंगे, तो उनका वजन क्या है कि 1 किलो आसानी से प्राप्त हो जाएगा और अपने को उससे क्या फायदा भी ज्यादा मिलेगा। अंडे भी वो ज्यादा बनेंगे शरीर के अंदर और जल्दी बनेंगे, ठीक है, और वजन भी ज्यादा बढ़ेगा। इस दाने में गांव में उपलब्ध कम खर्चीली पौष्टिक सामग्री मिलाने से कुक्कुट दाने का व्यय भी कम किया जा सकता है। अच्छा, अपने खुद का जो घर का दाना होता है, जैसे जौ है, गेहूं है, चने की दाल है और मक्का है, जौ है, ये चीजें भी आप मुर्गियों को खिला सकते हो दोस्तों, ठीक है ना। तो इनमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, तो ये खिलाने से उनका जो शारीरिक भार है वो जल्दी बढ़ेगा। और मुर्गियों की कितनी खुराक होती है दोस्तों, ज्यादा तो वो खाती नहीं है, लेकिन अपने देसी मुर्गियां हैं उनको मतलब ऐसे ही चरने देते हैं खूब घूम के, वो खुद तो खाए खाएंगे, थोड़ा सा उनको दाना वगैरह डाल दो तो शरीर का वजन है वो जल्दी बढ़ जाता है उनका। पानी सबसे सस्ता एवं आहार का प्रमुख स्रोत होता है दोस्तों। जीवित मुर्गी में 50 से 55 से 60% पानी होता है। दाने को नरम करने व पचाने, हजम हुए भोजन को खून में बदल ले जाने, शरीर के अंदर से खराब तत्वों को बाहर निकालने और शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए मुर्गियों को पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो मुर्गी घर एवं आंगन के आसपास बर्तनों में, किसी भी बर्तन में आप साफ बर्तन में स्वच्छ व ताजे पानी को 24 घंटे सुगमता से उपलब्ध कराना अति आवश्यक है। जहां आप मुर्गियां रखो 24 घंटे उनके लिए पानी की व्यवस्था होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके शरीर में 55 से 60% पानी होता है और शरीर की सारी प्रक्रियाएं पानी के द्वारा ही पूरी होती हैं, तो पानी उनको मिलना बहुत जरूरी है। और नियमित कृमिनाशक दवा पान, बाह्य परजीवी नाशक का उपयोग करना चाहिए। यानी कि पेट में देखो कीड़े हैं वो सबके होते हैं, किसी भी कोई भी जानवर हो, इंसान के भी पेट में कीड़े हो जाते हैं, जिसको जून भी बोलते हैं, जी भी बोलते हैं, पेट के कीड़े भी बोलते हैं, कर्मी कर्मी भी बोलते हैं उनको, मतलब किस कोई भी नाम ले लो। तो वो अगर पेट में पनप गए तो आप कुछ भी खिला दो, चाहे गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, इंसान हो, मुर्गी हो, वो कीड़े आपके पेट में पनप गए जो आंतों के अंदर रहते हैं, तो आपको खाया पिया कोई भी चीज है वो आपके शरीर पर दिखने नहीं देगा, कुछ भी खिला दो आप उनको। तो डी वार्मिंग बोलते हैं जिसको, कृमिनाशक दवा बोलते हैं, वो उनको चाहे वो शरीर के अंदर हो चाहे शरीर के बाहर हो। यानी कि कई बार कई पशुओं के शरीर के बाहर भी होते हैं, जैसे उन्हें बकरियों में होते हैं ना, चिंचड़ लग जाते हैं, जुएं हो जाती हैं, जिनके अलग अलग कई नाम होते हैं, मक्खियां ज्यादा हो जाती हैं बालों वाली, तो वो उनका खून चूसती रहती हैं, तो उन बढ़वार नहीं होती उनकी। तो परजीवी वो अंदर के भी हो सकते हैं और बाहर के भी, तो दोनों का इलाज टाइम टू टाइम होना जरूरी है। मुर्गियों के नियमित रूप से ऐरा चारा एवं स्थानीय उपलब्ध आहार प्रदान करने से उनकी बढ़त केवल स्वयं द्वारा चरने से ज्यादा तेजी से होती है। यानी अगर वो खुद चर के पेट भरेंगी, उसकी बजाय अगर हम उनको जो दाना और ऐरा चारा अगर एक्स्ट्रा देंगे, तो डबल उनकी रफ्तार है वो हो जाएगी बढ़ने की। अब आहार में क्या क्या दे सकते हो आप, ये आपको बताने वाला हूं। देसी मुर्गी में रोग भी कम लगते हैं। स्वस्थ मुर्गी में भोजन का उपयोग रोगों से लड़ने के लिए न होकर अंडा एवं मांस उत्पादन के लिए होने लग जाता है। अगर मुर्गी स्वस्थ है और आप उसको मतलब दाना वगैरह चारा अच्छा दे रहे हो, तो उससे ज्यादा उसमें क्या है कि अंडा और मांस है वो उत्पादन होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि अपना अपना भोजन क्या है, इंसानों का क्या भोजन होता है। जैसे ऊर्जा, अपने को ऊर्जा किससे मिलती है, जैसे रोटी हो गया, चावल हो गया। और अपने को प्रोटीन किससे मिलता है, जैसे दाल हो गई, मछली हो गई। वैसे ही मुर्गी का आहार होता है दोस्तों। मुर्गी को ऊर्जा किससे मिलेगी,
ये दाना, कुटकी, चावल, कनकी, गेहूं का भूसा, मक्के का चूरा, यानी आपके जो भी अनाज उपलब्ध हो, जो हम अनाज खाते हैं, मैंने सारी चीजें बताई आपको, चाहे मक्का हो, चाहे ज्वार हो, चाहे बाजरा हो, चाहे गेहूं हो, ठीक है ना, चाहे चावल हो, ये सारी चीजें इसको ऊर्जा देने का काम करेंगी। ये मुर्गियों को आप डाल सकते हो। वो प्रोटीन के लिए मुर्गियों को, प्रोटीन आपको पता है ये बकरियों में होता है। जब बकरियों में प्रेगनेंसी आती है, उस समय अगर आप प्रोटीन युक्त उनको चीज खिलाएंगे, जैसे दाल खिलाएंगे, तो उनमें बच्चे ज्यादा बनने की संभावना होती है। क्यों? क्योंकि जो भ्रूण में जो अंडे बनते हैं, भ्रूण बनने से पहले वो अंडों की संख्या ज्यादा बनेगी, वो प्रोटीन से तो बनता है। वो प्रोटीन ज्यादा दोगे तो अंडे ज्यादा बनेंगे, अंडे ज्यादा बनेंगे तो बच्चे भी 2 से 3 बच्चे बकरी है वो लेके आ सकती है। उसी तरह मुर्गी को भी आप अगर प्रोटीन ज्यादा दोगे तो अंडों की संख्या बढ़ जाएगी और उनके शरीर का मोटापा भी बढ़ जाएगा। और प्रोटीन किस में होता है? जैसे दाल का छिलका हो गया, बहुत सारी दाल है, मंडी में आपको दाल के छिलके मिल जाएंगे, चाहे आप किसी चने की दाल का छिलका ले लो, और बहुत सारी दाल, मूंग की दाल का छिलका ले लो, बहुत सारी दालें जिनका छिलका मिल जाएगा, चूरी मिल जाएगी आपको। मूंगफली की खड़ी हो गई, यानी मूंगफली का जो अपनी मूंगफली होती है ना, मूंगफली, उनका जो खड़ी है वो हो गई। और मछली का चूरा हो गया, जो सूखी हुई मछलियों के जो कटे हुए पीस होते हैं ना, वो चूरा हो गया। कीड़े हो गए, दिमक हो गई, ये सारी चीजें प्रोटीन की पूर्ति बकरियों में दोस्तों, सॉरी, बकरियों में क्या, मुर्गियों में इनकी प्रोटीन की पूर्ति करती है। अब अपने समझते हैं कि मतलब किन किन चीजों की जरूरत है, वो एक मतलब शरीर के अंदर जरूरत पड़ती है। कोई भी चीज हो, चाहे इंसान हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, सब में 5 चीजें दोस्तों मेन होती है। ये चीज बहुत ध्यान से समझना, ये अपने लिए भी है, पशुओं के लिए भी है, पक्षियों के लिए भी है। सबसे पहला जीवित चीज के लिए पानी है वो जरूरत होती है। क्यों जरूरत होती है और कहां से इसको हम ले सकते हैं, वो चीजें मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहला घटक अपना पानी। तो पाचन के लिए पानी बहुत जरूरी है। अगर आपने पानी नहीं पिया तो खाना कितना भी खा लो हजम नहीं होगा, पानी न है तो। शरीर के तापमान को बनाए रखना, अगर आपके शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल रखना है तो आपको पानी की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने गर्मी के मौसम में ज्यादा देर तक पानी नहीं पिया तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा आपको, यानी कि हल्का टाइप का हो जाएगा और आप आदमी की जान भी जा सकती है। वैसे पशु पक्षी की भी जान जा सकती है। शरीर में खुराक को ले जाना, खुराक को मतलब कोई कठोर चीज है मुंह में ले ली तो आपको उसके साथ नरम पानी, चाहे पानी, पानी किसी भी चीज में हो सकता है, दही में हो सकता है, छाछ में हो सकता है, सीधा पानी हो सकता है, लस्सी हो सकती है, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हो, चाहे जूस हो, वो पानी तो है, सारा पानी मिला हुआ उसमें। तो आपको खुराक को पेट के अंदर ले जाने के लिए उस पानी की जरूरत पड़ेगी। और शरीर से अनावश्यक तत्वों को निकालना, ठीक है ना। तो खाने पीने के बाद चाहे मींगड़ी वगैरह बनती है बकरियों की या मीट बनती है, अगर ये मान लो पत्थर की तरह कठोर हो जाए तो पेट से बाहर कैसे आएगी भाई? इसमें पानी मिलेगा, नरम होगी तभी ये बाहर आएगी। अच्छा, ये पानी अपने को कहां से मिल सकता है, या मुर्गियों को मान लो, मुर्गियों को कहां से मिल सकता है? तो एक तो अपने सीधा डायरेक्ट पानी पिला सकते हैं, सीधा पानी पिला सकते हैं, उससे भी पानी मिलेगा। और दूसरा क्या है, ताजा हरा चारा, ये बरसीम वगैरह, कोई हरा ये अपने होते हैं ना, जैसे अपने गोभी वगैरह है, सब्जियां है, हरा चारा कोई भी है, तो उसमें भी पानी की मात्रा होती है, तो उससे भी पानी की पूर्ति शरीर में होती है। जरूरी नहीं कि सीधा ही पानी दिया जा सके, सीधा पानी और दोनों से पूर्ति होती है। उसके बाद है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, ये भी सभी जीवित जीवों को जरूरत पड़ती है। ये अपने शरीर के भीतर क्या काम करती है, उष्मा का उत्पादन, यानी कि अपने शरीर में जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल रखती है। ऊर्जा, जो अपने को एनर्जी होती है, कई बार सुस्त हो जाते हैं ना, ऐसे सुस्त, क्या करूं, और मैं तो आलसी ज्यादा हो गया हूं, अड़साक रहता है, कोई काम करने का मन ही नहीं करता, मेरे तो बदन दर्द होता है, तो उसमें मानो कि कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई है, उसका शरीर वो सुस्त हो गया है, एनर्जी नहीं रही उसमें। तो उसके लिए क्या करते हैं, ग्लूकोन डी वगैरह, कुछ ग्लूकोज वगैरह मिलते, तो ग्लूकोज में ये कार्बोहाइड्रेट यही तो होती है, वो शरीर में जाते ही एक बार एनर्जी आ जाती है। तथा उत्पादकता के लिए जरूरी है। उत्पादकता मतलब कोई भी उत्पादन, अगर मान लो कि मुर्गी है तो अंडों का उत्पादन करेगी, बकरी है तो बच्चों का उत्पादन करेगी, तो उसके लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी किस किस से मिल सकता है दोस्तों? पीली मक्का से, यानी जो अपने मक्का होती है उससे कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जौ से, जवार से, राइस यानी चावल से, चावल की जो पोलिश होती है ना, राइस पोलिश, उससे, और कणकी मतलब फूटी हुई कणक होती है, गेहूं होती है, वो कणकी,
ये आहार यहां पर मुर्गों के लिए बताया गया है, ठीक है ना। अपने लिए और भी सब बहुत सारी चीजें जिससे कार्बोहाइड्रेट अपने को मिल सकता है, लेकिन ये मुर्गों का आहार है, तो इसमें मुर्गों की जो पूर्ति है वो दी गई है, किन किन से हो सकती है। अब बात करते हैं प्रोटीन। अब दोस्तों, अपना शरीर है वो ज्यादातर पानी और प्रोटीन से ही बना हुआ है। किसी भी शरीर का बॉडी हो, प्रोटीन सबसे ज्यादा चाहिए। तो अगर कोई भी शरीर हो, चाहे वो पशु का हो, पक्षी का हो, इंसान का हो, उसको बढ़ने के लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ती है दोस्तों। प्रोटीन के बिना शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। अपने बच्चे होते हैं ना, कई छोटे छोटे खुरचने से घूमते रहते हैं, बच्चों की बढ़ोतरी नहीं होती है, हाइट कम रह जाती है, कमजोर रहते हैं, तो उनके शरीर में विटामिन और प्रोटीन की कमी हो जाती है दोस्तों। प्रोटीन के बिना उनका शरीर बढ़ता नहीं है। उत्तक निर्माण, ये शरीर के बढ़ने का ही एक मतलब भाग है। उत्तक निर्माण क्या होता है? अपने शरीर के सबसे छोटे से छोटा हिस्सा क्या है? एक कोशिका होती है, सेल जिसको बोलते हैं कोशिका, और कई कोशिकाएं जुड़ के एक उत्तक बनता है, और कई उत्तक मिलके एक अपना अंग बनता है, और कई अंग मिलके अपना शरीर मिलता है, शरीर बनता है। तो ये मतलब पूरे शरीर की बॉडी का स्ट्रक्चर होता है दोस्तों। तो उन उत्तकों के निर्माण में भी प्रोटीन जरूरत है। अंडे के निर्माण में, अंडे में प्रोटीन का भाग होता है ना, वो अंडे के अंदर आपने देखा होगा पूरा वो जो व्हाइट कलर वाला है, जो येलो कलर वाला, अलग अलग आपने देखा होगा। तो अंडे में मैक्सिमम प्रोटीन होता है दोस्तों। एवं मांस उत्पादन में, अगर मांस बढ़ाना है शरीर में, तो प्रोटीन की पूर्ति करनी पड़ेगी आपको। तो ये किस किस से मिल सकता है? मूंगफली से। जो मूंगफली है उसमें प्रोटीन खूब होता है। मूंगफली सबने देखा होगा, मूंगफली भी बोलते हैं कहीं पर। तिल, तिल तो सभी जानते हैं, पशुपालक भाई हैं वो तो तिल तो जानते हैं। छोटा छोटा काला और ब्राउन भूरे कलर का सफेद तिल भी आते हैं, तिल के लड्डू भी बनते हैं, हम भी खाते हैं। सोयाबीन की खड़ी, सोयाबीन सभी जानते हैं ना, तो उसकी खड़ी है वो भी, उसमें प्रोटीन की मात्रा होती है। दाल का छिलका, और चने की दाल में तो दोस्तों इतनी प्रोटीन होती है पूछो मत आप। तो कोई भी दाल का छिलका, उसमें प्रोटीन होती है। मछली का चूरा और हरा चारा, जैसे हरे चारे में बरसीम हो गई, बरसीम में खूब प्रोटीन होती है। तो ये सारी चीजें प्रोटीन की पूर्ति करने के लिए अनिवार्य हैं। आप इस लिस्ट को फोटो स्क्रीनशॉट खींच लेना, और जब भी आप मुर्गी पालन करो या बकरी पालन करो, कोई भी हो, अपने घर में चाहे बच्चा हो, इंसान हो, उनके शरीर में इन चीजों की अगर पूर्ति नहीं हो रही है, तो आप स्रोत दे रखे आगे कि किन चीजों से इनकी पूर्ति कर सकते हो आप, ठीक है। और इसके बाद में खनिज, जैसे हड्डी का निर्माण होना, अंडा का उत्पादन होना, शरीर के सभी तंत्रों के लिए, यानी अपने शरीर में जितने भी जो जैसे एक सेट बनाने में लोहे के बीम लगते हैं, वैसे अपने शरीर में हड्डियों का स्ट्रक्चर बना हुआ, उसके ऊपर मतलब प्रोटीन रूपी मांस की परत है वो चढ़ी हुई है। तो अपनी हड्डियों के निर्माण के लिए दोस्तों खनिज की जरूरत पड़ती है। तो आप मुर्गियों को क्या डाल सकते हो? हड्डियों का चूरा डाल सकते हो, ये तो हर जगह मिलता नहीं है। नमक डाल सकते हो आप, जिसमें NaCl सोडियम क्लोराइड होता है, तो उससे कैल्शियम की पूर्ति होगी, हड्डियों का निर्माण होगा। चूना, यानी कि जो बुझा हुआ चूना है वो पानी में डाल के आप पिला सकते हो। और संगमरमर का चूरा, यानी जो संगमरमर होता है, यानी जो संगमरमर अपने होता है ना, जैसे ये पत्थर आते हैं संगमरमर के, जिनको अपने मकान बनाने में इनमें काम लेते हैं। ताजमहल में भी संगमरमर लगा हुआ है ना, तो उनका जो चूरा होता है वो आप उनकी जो रफी चूरा बोलते हैं, या अपने कली बोलते हैं, जिसको घरों में सफेदी करते हैं अपने ना, कली समझ गए होगे आप। सफेद जो चूना होता है, घरों पर पुताई करते हैं दीवारों पर, उसका जो पाउडर होता है वो, ये आप पानी में लाके मुर्गियों को जो पानी पिलाते हो उसमें हल्का सा चूना डाल दो या नमक डाल दो, तो उनके शरीर में खनिज की पूर्ति हो जाएगी दोस्तों, हड्डियां मजबूत होगी। अब है विटामिन। विटामिन दोस्तों शरीर के लिए अनिवार्य है, ये पांचों चीजें अनिवार्य हैं। संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए तथा बेहतर अंडा और मांस उत्पादन के लिए विटामिन जरूरी है। विटामिन अपने शरीर के बॉडी को बैलेंस करता है, चाहे वो मुर्गी का हो चाहे इंसान का हो। हरे चारे से, पीली मक्का से, मछली का चूरा और धूप से विटामिन डी मिलती है, जो अपने को भी मिलती है और पक्षियों को भी मिलती है। तो ये सारी चीजें मतलब इनके एक शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। मुर्गी के लिए अगर आप चाहते हो कि मुर्गी उत्पादन करें, तो बड़े स्तर पर अगर मुर्गी उत्पादन करना है, तो इन चीजों को आप ज्यादा से ज्यादा काम में लें, ताकि इनकी मात्रा शरीर के अंदर बढ़ सके। अब हरे चारे में आप क्या क्या दे सकते हो? हरा चारा प्रोटीन, खनिज, विटामिन का अच्छा स्रोत है, जो हर आयु वर्ग की मुर्गियों को दिया जाना चाहिए। ये मुर्गियों के स्वास्थ्य, अंडा उत्पादन के लिए बहुत उपयोगी है। पत्तेदार हरा चारा फूल आने से पहले काटकर मुर्गियों को दिया जाए,
तो उन्हें प्रोटीन, खनिज, विटामिन भरपूर मात्रा में मिलते हैं। हरे चारे में क्या क्या दे सकते हो आप? बरसीम दे सकते हो, लोबिया दे सकते हो, जो सर्वोत्तम माने जाते हैं। इसके अलावा आप गोभी, गाजर, मूली आदि के पत्ते, पालक, सब्जियों के पत्ते, इन सबको भी आप मुर्गियों को खिला सकते हैं। इनमें भी खूब सारा जो प्रोटीन, विटामिन होता है। मुर्गी में आहार में एजोला भी दिया जा सकता है। हरे चारे को साफ पानी से धोकर एवं काट कर देना चाहिए। हरे चारे को निम्नलिखित मात्रा अनुसार खिलाना चाहिए। यानी अगर मुर्गी है तो 30 से 50 ग्राम प्रतिदिन आप खिला सकते हो एक मुर्गी को। पूरी मुर्गी है तो 30 से 50 ग्राम हरा चारा खिला सकते हो। चूजा है तो उसको 20 से 30 ग्राम प्रतिदिन आप हरा चारा है वो खिला सकते हो। ठीक है। मुर्गी आहार के लिए दीमकों का प्रयोग, दीमकों का उपयोग, दीमक आपने देखा होगा कि एक मतलब मुर्गियों के लिए बहुत ही पौष्टिक पोषण है दीमक। और वो देखो आपने देखा होगा जैसे गोबर वगैरह में, या आप देखा होगा कहीं जो पुरानी जो खाद पड़ी हुई वहां पर मुर्गियां पंजे मारती रहती हैं, तो आपको पता क्या ढूंढती नीचे? वो दीमक ढूंढती रहती हैं। पुराने सूती कपड़े के टुकड़े, बोरे का टुकड़ा, गोबर के सूखे कंडे, थोड़ा कच्चा गोबर है, लकड़ी के सूखे टुकड़े, दीमक युक्त दीमक बाम्बी का टुकड़ा, पर्याप्त नमी, 2-3 दिनों तक मटके को उल्टकर आसपास में पानी छिड़क रखते हैं। यानी इन सब से दीमक उत्पन्न होती है दोस्तों। अब देखो मुर्गों के लिए दीमक बनाई जा रही है जमीन में। इन सब तरीकों से दीमक है वो बनाई जा सकती है। ठीक है ना। सूती कपड़े भी आप छोड़ सकते हो, गोबर के कंडे भी आप छोड़ दो, तो मैंने अभी आपको जिक्र किया था, इन सब के नीचे दीमक पनप सकती है। 2-3 दिनों तक मटके को उल्टा करके आसपास पानी छिड़कर रख देंगे तो उसके अंदर भी दीमक पनप सकती है। ये सब लगा के नीचे, ठीक है ना, उसके ऊपर ढक के मटके को पलटकर दीमक चूजों को खिलाया जा सकता है। इससे उन्हें अच्छा प्रोटीन मिलता है, जिससे अच्छी बढ़त होती है। अब आपको चयन करना है कि अपने को कौन सी मुर्गियों को पालन के लिए चयन करना चाहिए और किन मुर्गियों को अपने को नहीं पालना चाहिए। ठीक है, घर के लिए कौन सी मुर्गियां रखनी जरूरी होती है, तो वो चीज मैं आपको बताने वाला हूं। तो ग्रामीण परिवेश में पशुपालक मुर्गियों को 1 से 1.5 किलो वजन होने पर कुछ को बेचते हैं, कुछ को खाने और मेहमानों के लिए, और शेष को चूजे उत्पादन करने के लिए, प्रजनन के लिए उपयोग करते हैं। प्राय यह देखा गया कि पशुपालक किन मुर्गियों को प्रजनन के लिए उपयोग करेंगे और किन को बेचेंगे, ये चुनाव करना आपको। तो इनका चयन वो ठीक से नहीं कर पाते हैं, जिससे कई बार क्या है कि मुर्गी पालन ज्यादा अंडे देने योग्य मुर्गियों को बेच दिया जाता है और खा लिया जाता है, और अयोग्य जो मुर्गियां जो अंडे कम देती है उनको वो पालने के लिए रख लेते हैं। तो इन चीजों का जो मुर्गी पालक उसको पता नहीं होता। जो अच्छी नस्ल है वो उसको तो खा जाते हैं या बेच देते हैं, और जो कम अंडे देने वाली है या कम वजन रखने वाली है वो अपने घर पर रख लेते हैं, तो उससे उनको नुकसान होता है। तो इसका जो प्रतिकूल यानी जो गलत असर है वो मुर्गी पालन के व्यवसाय पर पड़ता है। तो इस पाठ में मुर्गियों के चयन के आधार संबंधी जानकारी दी गई है। प्रजनन है तो कितने मुर्गियों को रखना चाहिए और कैसे रखना चाहिए। देखो दोस्तों, मुर्गी घर की क्षमता, कम जगहों में ज्यादा कुक्कुट रखने पर कई तरह की समस्याएं आ सकती है। तो ये लालच कभी मत करना कि अपने थोड़ी सी जगह और उसमें ज्यादा मुर्गियां भर दिया आपने, तो ऐसा कभी मत करना, इससे आपको नुकसान होगा। खाने के उपयोग अथवा बेचने की क्षमता, इन चीजों का ध्यान रखना है। पशुपालक की कुक्कुट, दाना पानी एवं देखभाल करने की क्षमता, अगर आप संभाल सकते हो 100 मुर्गियों को और आपने रख लिया 1000 मुर्गे, तो उससे वो क्या कि मरेंगी, फिर या तो भूख से मर जाएंगी या बीमारी से मर जाएंगी या एक दूसरे से मतलब ऊपर चढ़ के या दब के मर जाएंगी, क्योंकि जगह कम है, आप इतने को संभाल नहीं सकते। तो सबसे पहले तो जितना आप शेड बना सकते हो, जितना आप मैनेज कर सकते हो जितनी मुर्गियों को, उतनी मुर्गियां आपको रखनी चाहिए। उपरोक्त आधार पर पशुपालक को यह तय करना चाहिए कि वे कितनी मुर्गियों को बेचेंगे और कितनों को प्रजनन हेतु रखेंगे। अगर मुर्गियां बढ़ गई है तो आप उतनी रखें जितने आपके पास जगह है मुर्गियां रखने के लिए, और जितनी आप संभाल सकते हो उतनी मुर्गियां आपको रखनी है, बाकी को आप बेचते रहो टाइम टू टाइम। अब अपने को प्रजनन हेतु मुर्गियों का चयन करना भी, अपने को वो मुर्गियां रखनी है जो अपने को ज्यादा से ज्यादा अंडे और चूजे दे सके। तो कैसे करोगे? तेजी से बढ़ने वाले स्वस्थ मुर्गा मुर्गी चयन करने अपने को। ऐसे मुर्गों की बहुत जो कुक्कुटों की मजबूत चोंच होती है और छोटी तथा पैने नाखून होते हैं। हमेशा ध्यान रखना, जिनकी चोंच मजबूत हो, मुर्गे जिससे में छंटाई करो ना आप, जैसे अपने को आगे मुर्गे चाहिए छांट के अपने जैसे अपने को ब्रीडिंग के लिए रखने या फिर अपने को अंडे उत्पादन के लिए मुर्गी रखनी है,
तो आप क्या पहचान रखोगे? चोंच, जिसकी चोंच मजबूत हो वो रखना है, और छोटी हो नहीं, चोंच मजबूत हो और जो नाखून है उसके वो छोटे और पेन्ने नाखून हो, ठीक है ना, नाखून छोटे हो और पेन्ने तीखे हो आगे से, और चोंच है वो मजबूत हो, चमकदार लाल कलंगी हो, यानी जो कलंगी होती है ना केसर, वो चमकदार हो और लाल कलंगी, स्वस्थ एवं चुस्त कुकुट की निशानी होती है दोस्तों। अगर उसकी जो कलंगी है वो चमकदार है और लाल है, ये मान लो कि वो स्वस्थ है एकदम और चुस्त है एकदम, यानी फुर्तीला है। तो ऐसे मुर्गे वो आपको रखने हैं दोस्तों। यानी चोंच मजबूत और नाखून है वो छोटे और पेन्ने नाखून होने चाहिए, और जो कलंगी उसकी केसर होती है वो चमकदार हो, लाल हो, तो ये मानो कि वो एकदम बेस्ट है चुनने के लिए। अब किसी की चोंच कमजोर दिख रही है, कटी फटी दिख रही है, तो उसको हटाओ, बेच दो उसको। नाखून है वो लंबे हो गए नाखून पैरों वाले, और तीखे नहीं है, मोटे हो गए आगे से, तो उसको निकाल दो आप। कलंगी है वो चमकदार नहीं है, मतलब कटी फटी है, या फिर उसका कलर है वो बिल्कुल धूसर हो गया है, या फिर पूरी ग्रोथ नहीं हुई कलंगी की, चमक नहीं है, तो उसको भी आप हटा दो, उसको भी नहीं रखना आपको। जो मुर्गियां कम उम्र में अंडा उत्पादन प्रारंभ कर देती है, उन्हें और उनके चूजों को भविष्य में प्रजनन हेतु चयन करना चाहिए। मतलब सबसे बेस्ट क्या है? कौन सी मुर्गी के चूजों को चुनोगे? उस मुर्गी के चूजों को आगे ब्रीडिंग के लिए चुनना कि जिसने कम उम्र में अंडे देने शुरू कर दिए थे, तो उन्हीं को आपको रखना है, ताकि आपका व्यवसाय, आपका जो इनकम है वो जल्दी शुरू हो सके। ये स्पेशल ध्यान रखना। जब आप जैसे पीछे से आपके पास 50 मुर्गियां हैं और वो उनके चूजे चल रहे हैं, तो आप ज्यादा किनको आप रखोगे? जो मुर्गियां ज्यादा अंडे दे रही हैं, जल्दी अंडे दे रही हैं, कम उम्र में अंडे दे रही हैं, तो उनके जो मुर्गियां हैं, बच्चे हैं, उनको आप रखो ज्यादा, ताकि आपको ज्यादा बेनिफिट हो। 2 वर्ष से अधिक समय तक अंडे दे रही मुर्गियों को प्रजनन के लिए पुनः उपयोग नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर 2 साल तक आपने एक मुर्गी से अंडे और आपने चूजे प्राप्त कर लिए हैं, तो उसको बेच दो आप, क्योंकि उसकी फिर जो प्रजनन क्षमता है वो कम हो जाती है, घट जाती है। आप 2 साल तक एक मुर्गी से अंडे चूजे प्राप्त करो और उसके बाद में उसको भी निकाल दो आप। मुर्गियों के अंडे देने के स्थान के दोनों तरफ नुकीली हड्डी होती है, 3 उंगली बराबर फासला अधिक अच्छा माना जाता है। यानी मुर्गियों के अंडे देने के स्थान के दोनों तरफ आप ध्यान रखना, पीछे से जो पैरों के टखने होते हैं ना, जहां मुर्गी है वो अंडे देती है, उस जगह में जो खाली स्पेस है दोनों पैरों के बीच में, तो 3 उंगली बराबर अगर बीच में उसमें दोनों हड्डियों के बीच में जगह है, तो वो मुर्गी है वो बेस्ट मानी जाती है। और वो पीछे से जो हड्डियां अगर मिली हुई हैं, 1-2 उंगली जगह है बीच में, तो उस मुर्गी को आप निकाल दो, क्योंकि उसके अंदर भी स्पेस कम है अंडे बनने के लिए, तो वो कम अंडे देगी। उन मुर्गियों का चयन करिए जिनका गुद्दा द्वार साफ है, नरम एवं बड़ा हो, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि अंडा देने वाली जो मशीन है वो अगर बढ़िया होगी, स्मूथ होगी, तो ही अंडे ज्यादा उत्पादन होंगे। तो जहां जो गुद्दा द्वार है मुर्गियों का, जहां से अंडे उत्पन्न होते हैं, तो वो साफ है, नरम है और बड़ा है, तो आप उस मुर्गी का चयन भी कर सकते हैं, वो अंडे ज्यादा देगी। कुछ मुर्गे अकेले इधर से उधर भटकते हैं, प्रजनन हेतु उन मुर्गों का चयन करना चाहिए जो प्रजनन योग्य मुर्गियों के पीछे दौड़ते हैं, ठीक है ना। मजनू टाइप के जो मुर्गे हैं वो अपने को चुनने हैं, और जो अकेले इधर उधर भटकते रहते हैं, जो मुर्गियों का पीछा नहीं करते हैं, जवान मुर्गे, उन मुर्गों को आपको नहीं रखना है। वो क्या बाबा जी हो गए, वो अपनी धुन में मस्त रहेंगे। वो आप चाहते हो क्या कि वो प्रजनन करेंगे मुर्गियों के साथ? वो नहीं करेंगे, ऐसों को भेजो। और जो मजनू टाइप के मुर्गे पूरे दिन मुर्गियों के पीछे रहते हैं, ठीक है ना, पीछे दौड़ते रहते हैं, तो उन मुर्गों का आप चयन है वो आपको करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर आगे अंडों की तैयारी करनी है तो मुर्गियों को उनके पीछे वो बार बार दौड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे अंडों उत्पादन के लिए अगर मुर्गे पीछे नहीं दौड़ेंगे, वो अपनी धुन में घूम रहे हैं, संत बने हुए, बाबा बने हुए, तो ऐसा फिर कैसे काम चलेगा? अपना तो ये प्रोफेशन है ना मुर्गियों वाला। तो मजनू टाइप के जो मुर्गे हैं वो अपने को चुनने हैं। चयनित प्रजनन योग्य मुर्गों को 1 वर्ष के भीतर बदल लेना चाहिए। पशुपालक ऐसे नर कुक्कुट को आपस में बदल सकते हैं। चयनित प्रजनन योग्य मुर्गों को 1 वर्ष के भीतर बदल देना चाहिए। यानी कि अगर एक मुर्गा अपने को बदलने का मतलब ये नहीं है कि भैंस देना चाहिए। जैसे आसपास दोस्त हैं,
तो सेम मुर्गी सेम मुर्गा 1 साल तक अगर मतलब उन्होंने अंडे दे दिए, साल में कितनी बार भी उन्होंने अंडे दिए, 1 साल तक हमने अंडा उत्पादन कर लिया, तो मुर्गा चेंज कर लो आप। अपना वाला मुर्गा दोस्त को दे दो, दोस्त वाला मुर्गा आप ले आओ। उससे क्या है कि जो अंडे और बच्चे होंगे आगे, उनमें विभिन्नताएं आएंगी और थोड़ा मतलब अच्छा उसका रिजल्ट मिलेगा आपको। ये बकरों में भी करते हैं ना आप, 2 साल 3 साल के बाद अपने जो ब्रीडर है वो चेंज कर देते हैं, उसी तरह मुर्गों में आपको करना चाहिए। अब अपने करते हैं अंडे सेने वाली मुर्गी की देखभाल कैसे करें। अंडे देने वाली मुर्गी की देखभाल अपने को कैसे करनी है। क्या बात है, नींद आ गई सबको? कमेंट तो करो आप। देसी मुर्गी एक अच्छी मां होने के कारण हमेशा अपने अंडे और चूजों की समुचित देखभाल करती है। अच्छा, देसी मुर्गियां होती है ना, उनमें तो वो नेचुरली प्रोसेस होता है कि वो मतलब अपने अंडों को चूजों को आसानी से वो केयर कर लेती है, उनमें तो वो ममत्व है वो नेचुरल होता है। कुड़क मुर्गी अंडों या नवजात चूजों के ऊपर पंखों को फैलाकर बैठकर उन्हें अपने शरीर के तापमान से गर्म रखती है। यह देखा गया कि कुड़क मुर्गी की देखभाल, कुड़क उसको बोलते हैं जो मुर्गी अपने अंडों पर बैठने वाली होती है, अंडों को सेड़ने वाली होती है, उसको कुड़क मुर्गी बोलते हैं। ग्रामीण पशुपालक नहीं कर पाते हैं। मुर्गी को कहीं भी बैठना पड़ता है और इसके कुछ अंडे खराब होने के साथ साथ जू किलनी आदि से भी वह परेशान रहती है। मतलब अपने क्या है कि ऐसे मुर्गी ने अंडे दे दिए खुद नहीं, और वो गंदी जगह में बैठी है, अंडों के ऊपर बैठी है, नीचे जुएं वगैरह हैं, चिंचड़ वगैरह है, और साइड में बींठे पत्थर वगैरह पड़े हैं, तो अंडे खराब हो जाएंगे, फूट भी जाएंगे और वो परेशान भी होगी। ठीक है ना। तो अपने को उन चीजों का स्पेशल ध्यान रखना है। थोड़ा घास फूस लगा के अंडे उसके ऊपर रखें तो मतलब ज्यादा बेटर रहेगा। थोड़ा स्पेस उसके पास अच्छा हो, साफ सफाई रखें, और निम्न चीजों का आप ध्यान रखें इसके अंदर। घोंसला है उसका वह स्थान है जो दिए गए चित्र के अनुसार बनाना चाहिए। यह एक बांस की टोकरी या लकड़ी के बक्से से बनाया जा सकता है जो मुर्गी घर के कोनों में किसी ऊंचे स्थान पर रखा गया हो। यानी जो अंडे वाली जगह है वो बांस की टोकरी, या और भी बहुत सारे अपने ये गल के आते हैं ना, कई फल फ्रूट गल के आते हैं लकड़ियों के, जो पतली लकड़ियों के, कम वजन की लकड़ियों के जो बक्से होते हैं, उनसे भी आप उसमें घास फूस पराली डाल के उनसे भी बना सकते हो, जिसमें मुर्गी आसानी से बैठ सके। और घर में उपलब्ध जो पुरानी टोकरी है, टूटी हंडी का भी उपयोग किया जा सकता है, आधा गढ़ा होता है, मटका होता है, उसका भी उपयोग किया जा सकता है। घोंसला सूखी मुलायम और साफ घास का बिछौना बिछाया जा सकता है जहां कुड़क मुर्गी बैठ सके आराम से। ठीक है ना। तो जो मुर्गी पालक भाई हैं हमेशा ध्यान रखें, अगर मुर्गियां रखते हैं तो उनके जो अंडे सेने वाली जगह है वो नरम घास वाली जगह हो, ताकि उसको बैठने में आसानी हो और उसके अंडे भी डैमेज नहीं होंगे। इन मुर्गियों को उनके घोंसले को जू किलनी पिस्तू आदि बाह्य परजीवी से मुक्त रखना चाहिए, ताकि बार बार खुजली से परेशानी ना हो, मुर्गी आराम से अंडे से सके। एक साफ सुथरा आरामदायक घोंसला बनाने से मुर्गियां कहीं भी अंडा नहीं देती हैं। इससे गंदे अंडों से मुक्ति मिलती है। अगर साफ सुथरा घोंसला मिल जाता है ना मुर्गी को अंडे देने के लिए, तो वो गंदी जगह में फिर अंडे देना बंद कर देगी, वो साफ सुथरी जगह में आके अंडे देगी और उससे परेशानी है वो उससे भी निजात मिल जाएगी, ताकि जंगली जानवर अंडे पक्षी नहीं खा सके। साथ ही अंडों के चटकने टूटने, अंडे खाने की आदत में कमी तथा अंडे खराब होने का अंदेशा कम रहता है। फिर ये सारी चीजें करने से अंडा देने वाली मुर्गी को नियमित प्रति 3 माह पश्चात कृमिनाशक दवा पान कराना चाहिए। यानी जो कृमिनाशक उसके जो अपने जिसको बोलते हैं डीवार्मिंग बोलते हैं, वो हर 3 माह के बाद, देखो बकरियों में तो करते ही करते हैं अपने बकरी भेड़ में, मुर्गियों में भी 3 माह बाद जो अपना डीवार्मिंग है वो की जाती है दोस्तों। जिसकी वजह से उसमें कई बार होता ना कि पिछली बार तो इस मुर्गी ने पूरी साल अंडे दिए थे, लेकिन इस बार ये बीच में ही रह गई, इसने दिए ही नहीं, तो वो कृमिनाशक दवा वगैरह नहीं पिलाने से उनके शरीर में क्या है कि प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी वजह से वो टाइम निकाल देती है। फिर मुर्गियां हमेशा एकांत स्थान पर ही अंडे देना पसंद करती है, इस कारण घोंसला हमेशा ऐसे स्थान पर रखे जहां एकांत हो। एकांत का मतलब ये है कि जैसे 50 मुर्गियां तो उनके बीच में आपने घोंसला बना दिया, बीच में सामान रख के, तो वो फिर वो समस्या आएगी, वो और मुर्गियां हैं उनको वो परेशान करेंगे बार बार। तो एक तरफ साइड में या ऊंची जगह पर या कोने में उसका घोंसला बनाओ, घर के अंदर या मुर्गी कोने के कोठे में बनाओ आप। ठीक है ना। जो मुर्गी जो घर है उसके अंदर कोने में बनाओ आप, वहां पर अंधेरा रहे, सीधे सूर्य की रोशनी ना पड़े, ऐसी जगह होनी चाहिए।
हवादारों यानी हवा लगती रहे, जमीन से कम 2 फीट यानी 1 हाथ की ऊंचाई पर उसका घोंसला है वो होना चाहिए। देखो रस्से से लटका के आप मटका है वो टूटा हुआ मटका है उसमें भी बना सकते हो। ठंडा व सूखी जगह हो, यानी गर्मी है तो हल्की सी ठंड और सूखी जगह भी हो, और उसके नजदीक हर समय साफ पानी पीने का उपलब्ध होना चाहिए, और जो पत्ती भाजी मक्का आदि रखना चाहिए। ऐसा करने से मुर्गी ज्यादा से ज्यादा समय अंडे सेने के लिए बैठेगी, उसके पास सारी चीजें उपलब्ध होंगी। तो अब भ्रूण परीक्षण, अंडों के भ्रूण परीक्षण कैसे करेंगे अपने, ठीक है। ग्रामीण पारंपरिक मुर्गी पालन व्यवस्था में मुर्गियों से प्राप्त सभी अंडे मुर्गियों के नीचे सेने हेतु रख दिए जाते हैं। इस प्रकार मुर्गी इन अंडों को प्राकृतिक विधि से सेने के कार्य करती है, जिससे 21 दिनों पश्चात चूजे उत्पन्न हो जाते हैं। ये तो है अपने गांव के अंदर जो तरीका अपनाते हैं वो। अंडे 2 प्रकार के होते हैं, एक तो शाकाहारी और एक मांसाहारी। शाकाहारी अंडे मादा पक्षियों द्वारा नर की अनुपस्थिति में दिए जाते हैं, अतः इनमें भ्रूण बच्चा नहीं होता। क्या आपको पता थी ये बात? यानी अंडे भी 2 प्रकार के होते हैं, एक शाकाहारी, एक वेजिटेरियन, एक नॉन वेजिटेरियन। जो शाकाहारी अंडा होता है वो मुर्गे की अनुपस्थिति में मुर्गी है वो अंडे देती है, और जो मांसाहारी अंडा होता है वो होता है जो मुर्गे द्वारा उसको मतलब फर्टिलाइज करने के बाद वो जो अंडे देती है, वो जो अंडे होते हैं उसमें भ्रूण होता है। तो मादा पक्षियों को नर से प्रजनन कराने के बाद मांसाहारी अंडे प्राप्त होते हैं जिसमें भ्रूण उपस्थित रहता है। तो इस प्रकार के अंडों से मुर्गी के नीचे 21 दिनों तक रखने के पश्चात चूजे निकलते हैं। मुर्गी द्वारा सेने हेतु अंडों को मुर्गियों के नीचे रखने से पहले भ्रूण परीक्षण करने वाली मशीन को कैंडलर कहते हैं। अच्छा, जो शाकाहारी जो बिना मुर्गे के दिए हुए अंडे वो भी लोग क्या है कि उन मुर्गियों के नीचे रख देते हैं, तो वो खराब हो जाएंगे क्योंकि उसमें भ्रूण उत्पन्न होगा ही नहीं, वो शाकाहारी अंडे हैं। तो भ्रूण उत्पन्न नहीं होगा तो वो अंडे वो कहते हैं ना कंद गए, खराब हो गए, तो वो इस तरीके के अंडे होते हैं। वो साधारण ये टीन का बेलना का डब्बा होता है जिसके एक सिरे पर बल्ब लगा होता है तथा दूसरे सिरे पर एक छेद होता है। जमीन पर अंधेरे कमरे में कैंडलर के बल्ब को जलाकर दूसरे सिरे पर अंडा रखा जाता है। ध्यान से देखने पर यदि अंडे के चौड़े सिरे की ओर अंडे के भीतर कालापन लिए एक गोला छोटा तैरता हुआ दिखाई दे तो वह भ्रूण रहित अर्थात शाकाहारी अंडा होता है, ठीक है ना। ये निशानी है शाकाहारी अंडे की। यह परीक्षण कार्य मुर्गी के अंडा सेने से चौथे 5वें दिन पर करना चाहिए, जब भ्रूण इतना विकसित हो जाता है कि देखने पर पहचानना आसान होता है। यदि अंडे में भ्रूण ना हो तो उसे स्वयं के खाने अथवा बेचने में उपयोग लिया जा सकता है। कैंडलर के स्वरूप में ग्रामीण परिस्थितियों को देखते हुए सुविधाओं उपलब्ध संसाधन अनुसार बदलाव कर कैंडलर बनाया जा सकता है, यानी अपने घर पर भी बना सकते हैं। यानी उसके सीधी सी बात है, लाइट में रख के देखते हैं ताकि उसके अंदर जो रोशनी जाए तो उसके अंदर अपने को जो भ्रूण वगैरह या काला धब्बा वगैरह दिखाई दे या न दे। डब्बा कैंडलर, ग्रामीण परिवारों में प्राय प्रत्येक घर में टीन का डब्बा आसानी से उपलब्ध रहता है। एक साधारण टीन के डिब्बे को लेकर उसमें छेनी हथौड़ी की सहायता से डब्बे की गोलाई के मध्य में एक लगभग 3 सेमी व्यास का गोला काटें। डब्बे के निचले सिरे पर बल्ब के होल्डर जितने साइज का गोला काटकर उसमें होल्डर फिट करें तथा बिजली कनेक्शन से जोड़ते हुए बल्ब जलाएं। इस डब्बे को जमीन पर रखने के लिए एक स्टैंड भी बनाया जा सकता है अथवा डब्बे को ऐसे ही रखा जा सकता है। बिजली की अनुपलब्धता यानी बिजली नहीं हो तो उस स्थिति में एक बार में 10 से 15 तक अंडों का भ्रूण परीक्षण करने तो टॉर्च का इस्तेमाल भी किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। और इस हेतु साधारण पाउडर या टीन का लंबा सा डब्बा ले लें तथा नीचे की पेंदी निकालकर ऊपरी सतह पर एक छोटे छेद कर दें तथा टॉर्च को जलाकर डब्बे के अंदर रखें। गत्ता को गोलाई में मोड़कर अरे इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आजकल मिल जाते हैं, ऑनलाइन मंगवा लेना, टेंशन ही खत्म। कौन घर पर तैयार करेगा, ऐसे कौन परेशानी करेगा ना। आप एक परीक्षण वाला जो ये जो छोटा उपकरण है ये ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, और ये आप खुद घर पर भी तैयार कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अंडे के अंधेरे में अंडे को रख के उस पर टॉर्च मारेंगे और टॉर्च जो आगे वाला जो भाग है अंडे के खाली जगह पड़ी है वो भी उसमें प्रकाश है वो आगे जाना चाहिए, तो उस अंडे के अंदर आपको भ्रूण वगैरह है वो दिखाई दे देगा झिल्ली के अंदर से। मकसद यही है इनका बताने का। कैंडलिंग से लाभ, कैंडलिंग से ये लाभ है कि जो जिन अंडों से चूजे उत्पन्न नहीं होने वाले वो अंडे आपको बेकार नहीं जाएंगे, आप उनसे पैसे प्राप्त कर सकते हो या घर में काम ले सकते हो। कैंडलिंग से यही फायदा होता है। अब मुर्गी चूजों की देखभाल कैसे करनी है। सामान्यतः चूजों के पालन में परीक्षण ग्रामीण पशुपालकों को ज्यादा कठिनाई होती है क्योंकि उनको पता नहीं होता कि चूजों की देखभाल कैसे करनी है और कैसे उनकी सुरक्षा करनी है।
तो इन चूजों को 3 से 4 सप्ताह की उम्र तक पालने में निम्न सावधानियां, 3 से 4 सप्ताह का मतलब 700 का 28, एक महीने तक के जो चूजे उनको ज्यादा देखभाल की जरूरत पड़ती है दोस्तों। तो उनके लिए आपको क्या करना चाहिए, दूरस्थ जगह जैसे चूजे क्रय करके लाने की वजह से उन्हें भूख एवं थकान होती है, उन्हें सबसे पहले किसी छांव या शांत सी जगह में रखकर बारीक जोरदार जो मक्का अथवा दलिया, कागज, पुराने अखबार, समाचार पत्र बिछाकर छिड़कर देना चाहिए, जिससे चूजे अब कागज के ऊपर चलते हैं तो पंखे की खड़खड़ाहट से वे नीचे पड़े दाने को खोजकर खा पाते हैं। चूजों की थकान मिटाने के लिए पानी में थोड़ा गुड़ मिलाकर पिलाना चाहिए, इससे उन्हें प्राप्त एनर्जी मिलती है। अच्छा, जो नए चूजे लेके आ रहे हो आप, उन चूजों को क्या करना है कि अखबार होता है ना अपना अखबार, उसके ऊपर दाना डाल के खिलाओ, ताकि वो जैसे उसके ऊपर चलेंगे ना कागज पर, तो दाना इधर उधर क्या है कि हिलेगा उसके ऊपर, तो वो हिलेगा तो वो कानों से सुन के उस दाने की तरफ जाके उसको चुग लेंगे। और मिट्टी में पना हुआ दाना क्या है कि वो आसानी से देख नहीं पाएंगे, तो कागज पर दाना डालें, प्लस पानी में आप क्या कि थोड़ा गुड़ मिला के उस पानी को पिलाएं, ताकि उनको एनर्जी मिलेगी, अगर चूजे आप दूर से लेके आ रहे हो तो। कुक्कुट फार्म एचरी से चूजे आने से पहले मुर्गी घर को चूने या गोबर से लीपना चाहिए, यानी चूने की पुताई करनी चाहिए या गोबर से लिपाई करनी चाहिए। सबसे अच्छा यह है कि जिस मुर्गी घर में नए चूजे आए हैं उनमें अन्य मुर्गियों का प्रवेश रोकना चाहिए, लेकिन जब घरेलू मुर्गी के चूजों को पालने की बात हो तो ऐसा करना उचित नहीं होगा। मतलब एक बाहर से जो मुर्गियां हैं उनमें बीमारी भी हो सकती है, कुछ दिन के लिए उन चूजों को अलग रखना चाहिए, या एक ही जो आपने मुर्गा घर बना रखा है दोनों के लिए एक साथ यूज ना करें आप। चूजों को हमेशा खुले में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि खुलों में रखोगे ना आप आंगन वगैरह में, तो क्या है कि जो बिल्ली हैं, कुत्ते हैं, वो आसानी से उनको झपटा मार के खा जाएंगे। तो आप घर के ahते में रख सकते हैं, मुर्गी घर में रख सकते हैं, रात के समय या दोपहर को आंगन में बड़ी टोकरी के नीचे ढककर रखना चाहिए। टोकरी की चौड़ाई 27 इंच, ऊंचाई 18 इंच, ऊपर एक 8 इंच चौड़ा छेद होना चाहिए, मतलब सांस आने के लिए। पूरी तरह ब्लॉक करके रख दोगे तो मर भी सकते हैं। मुर्गी घर उपरोक्त अनुसार टोकरी में दाना पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। मुर्गी घर में प्रथम 2 सप्ताह तक दिन और रात दोनों समय बल्ब जलाकर चूजों को ठंड से बचाना चाहिए, अगर सर्दी का मौसम है तो। 2 सप्ताह के बाद केवल रात में बल्ब जलाना ही पर्याप्त है। रात में बल्ब जलाने से एक लाभ और होता है कि रात में रोशनी होने के कारण वे रात में भी दाना पानी लेते रहते हैं, यानी ये एक बेस्ट चीज होती है। आपने देखा होगा मुर्गा फार्म जितने भी होते हैं, पोल्ट्री फार्म, उनमें रात में भी बल्ब जला के रखते हैं, जिससे क्या कि वो रात के समय भी दाना पानी है वो चुगते रहते हैं। इससे उनकी बढ़त है वो तेजी से होती है। मुर्गी फार्मों के चूजों के जल्दी बढ़ने के कई कारणों में से ये भी एक कारण है, ठीक है ना, जो रात के समय बल्ब जला के रखते हैं तो रात में भी चुगते रहते हैं, इसलिए उनकी जो ग्रोथ है वो डबल होती है। बिजली न होने पर सिगड़ी तथा तगाड़ी में कोयले के अंगार या लकड़ी के गुट के अंगार रखकर इसे ईंटों का घेरा बनाकर चूजों को सुरक्षित अनुकूल तापमान रखा, यानी टेम्परेचर आपको कंट्रोल रखना है। अगर ठंड ज्यादा है तो जो बल्ब है वो जला के रखो ताकि उष्मा बनी रहे। बल्ब कितनी ऊंचाई पर हो या सिगड़ी कितनी दूरी पर रहे, इस बात को निम्नानुसार परखा जा सकता है। यदि चूजे बल्ब या सिगड़ी के बहुत पास पास इकट्ठे हो रहे हो तो इसका अर्थ होगा कि बल्ब को थोड़ा नीचे चूजों के पास रखा जाए या सिगड़ी में अंगार बढ़ाए जाएं। यदि मुर्गी चूजे बल्ब या सिगड़ी से बहुत दूर हट रहे हो तो इसका अर्थ होगा कि बल्ब को थोड़ा ऊपर चूजों से और दूर रखा जाए या सिगड़ी में अंगार घटाया जाए, क्योंकि उनको ज्यादा तेज वो सर्दी गर्मी लग रही है। प्रथम सप्ताह की उम्र में चूजों को झुमरी रोग, रानीखेत से बचाने के लिए F1 टीका लगाना जरूरी है। ये आई दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं। चूजे जब 7 दिन के अंदर अंदर चूजों को एक रानीखेत रोग होता है जिसको झुमरी रोग बोलते हैं, उससे बचाने के लिए F1 टीका लगाना जरूरी है। और 1 माह यानी 1 महीने की उम्र होने पर यह टीका पुनः लगाना चाहिए, यानी पहला टीका 7 दिन की उम्र में और दूसरी बार यही टीका 1 महीने का जब चूजा हो जाए तो यही रानीखेत का जो F1 टीका है वो लगाना चाहिए। टिक्का लगाने की विधि विस्तार में, मतलब इस पुस्तक में कहने का मतलब नोट्स में बताई गई है। प्रत्येक माह में 3 दिन 1 चम्मच टेट्रासाइक्लिन पाउडर एक कसेला एक बड़े गिलास पानी में घोलकर पिलाना चाहिए। टेट्रासाइक्लिन का पाउडर लिया ही आप अगर मुर्गी पालन बड़े स्तर पर कर रहे हो, और प्रत्येक यानी हर महीने में 3 दिन तक लगातार ये टेट्रासाइक्लिन का एक गिलास के अंदर घोल पानी में घोल बनाकर इसको 15 से 20 चूजों के लिए प्राप्त होता है। ठीक है, एक बड़े गिलास में घोल मिलाकर 3 दिन का एक चम्मच आप टेट्रासाइक्लिन का डाल लो
और 3 दिन तक लगातार पिलाओ। 1 गिलास जो पानी है वो जिसमें घोल मिलाया हुआ 1 चम्मच का, वो 15 से 20 चूजों के लिए पर्याप्त होता है। ऐसा करने से चूजों को सफेद दस्त एवं सर्दी जुकाम से बचाया जा सकता है। यानी टेट्रासाइक्लिन बेस्ट। और इससे पहले F1 जो टीका है वो। अब आप बता रहे हो कि मुर्गियों की जो मौत हो जाती है फार्मों के अंदर, ये दोनों ट्रीटमेंट जो नहीं करता है उसके मुर्गियों में नुकसान होना लाजमी है दोस्तों, होगा। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट वाली विधि आपको बहुत ज्यादा करनी बहुत जरूरी है। एक तो F1 टीका प्लस ये जो टेट्रासाइक्लिन पाउडर है, ये दोनों रखने बहुत जरूरी है। इसी तरह माह में एक बार सभी चूजों को 3-3 बूंद पिपराजिन दवा, ये जो पिपराजिन दवा है ना, 3-3 बूंद हर चूजे को 1 महीने में एक बार ड्रॉपर या सिरिंज की मदद से पिलाने से चूजों के पेट में कृमि, गेंडरूफ या पेट के कीड़े नहीं होंगे, जिससे उनकी बढ़त तेजी से हो सकती है दोस्तों। तो ये 3 ट्रीटमेंट F1 टीका, टेट्रासाइक्लिन और पिपराजिन दवा, ये तीनों चीजें दोस्तों आपके पास होनी ही चाहिए। अगर आप बड़े स्तर पर या छोटे लेवल पर मुर्गी पालन कर रहे हो तो इन तीनों का ट्रीटमेंट करने से आपको ये मानो कि 90% आपका नुकसान है वो बच जाएगा आपका। ये तीनों चीजें आपको करनी बहुत जरूरी है। ठंड के मौसम में चूजों की देखभाल, अच्छा आप जो देख रहे हो उसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, बाद में दोबारा क्लास देख के। अभी अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे हो तो ये क्लास आपको अपने चैनल पर हमेशा मिल जाएगी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आपको ये दवाइयों के नाम हो याद रह जाए, इसकी विधियां भी याद रह जाए। ठंड के मौसम में चूजों की देखभाल कैसे करनी है? ठंड के मौसम में चूजों को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। चूजों को भूसे अथवा बुरादे की बिछावन तैयार कर रखना चाहिए। कहने का मतलब नीचे की ठंड से उसको बचाना है। आप भूसा बिछा सकते हो, पराली बिछा सकते हो, ठीक है, बुरादे का बिछावन कर सकते हो। मुर्गी घर की खिड़की आदि के बारे में ढकना चाहिए, यानी उनकी चारों ओर जितनी भी ठंड आने की जगह है उन सबको ब्लॉक करके रखना आपको बहुत जरूरी है। बल्ब को नीचे लटकाकर यथासंभव कमरे को गर्म रखना चाहिए, ठीक है ना। जो पीले येलो कलर वाले बल्ब आते हैं 200 वाट के, 100 वाट के, तो उससे इनको गर्मी मिलती है। सर्दियों के मौसम में वो नीचे लटका के रखनी जरूरी है। दाने का बर्तन अधिकांशतः भरा रहना चाहिए, मतलब दाने वाला बर्तन है वो एनी टाइम खाली रखोगे या उसमें कम रखोगे तो ये दाना है वो चुग नहीं पाएंगे, तो वो भरा रहेगा तो आसानी से ऊपर से खाते रहेंगे। बरसात के मौसम में चूजों की देखभाल, अब मुर्गी घर को बरसात में गिल्ला होने से सदैव बचाना चाहिए। बिछावन हमेशा सूखा रहना चाहिए। यदि बिछावन में गिल्लापन आ जाए तो चूना मिलाकर इसको सुखाया जा सकता है दोस्तों, ठीक है ना। यानी सफेद चूना होता है वो चूना डाल के जिससे पानी वो सोख लेगा। ये कोई बैकयार्ड कुक्कुट पालन योजना है जो मतलब सरकारी योजना है, तो ये योजना अभी बताने की आपको इसमें कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एनएलएम योजना फिलहाल चल रही है, जिसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप जो व्हाट्सएप नंबर चल रही है ना, इस पर आप इस मुर्गी पालन की ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी ले सकते हो। और एनएलएम योजना में जो पोल्ट्री फार्म का जो प्रोजेक्ट है उसमें भी 25 लाख की सब्सिडी है, तो उसमें भी आप वो अप्लाई कर सकते हो। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो इस व्हाट्सएप नंबर पर, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और प्रोजेक्ट रिपोर्ट दोनों हमसे आप बनवा सकते हो। जो फीस है वो उचित फीस देकर आप। मुर्गियों में कृमि नाशक औषधियों का प्रयोग, अब देखो दोस्तों चूजों वाली मैंने तो बता दी, वो मुर्गियों में भी लगभग वही दवाएं हैं, लेकिन तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। मुर्गियां आहार गंदे पानी के साथ जमीन की मिट्टी भी खा जाती हैं दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि वो दाना चुगेंगे तो गिल्ली मिट्टी है, खराब मिट्टी है, वो भी सब पेट में जाएगी। तो कृमि यानी कि जो कीट कृमि है वो उनके पेट में आ जाएंगे, और उनके क्योंकि मिट्टी में अंडे भी रहते हैं उन कर्मियों के, तो वो अंडे पेट में चले जाते हैं, तो वो कर्मी पेट में अंदर फैल जाते हैं। आहार गंदा पानी के साथ कर्मी के अंडे मुर्गियों के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। कर्मी के अंडे मुर्गियों के शरीर में प्रवेश करने पर पेट में पहुंचकर मुर्गियों में नए कर्मी पैदा कर देते हैं, जिससे मुर्गियों के पेट में कर्मी तैयार होने पर वह मुर्गियों के आंतों में पहुंचकर आंतों में मुर्गियों का रक्त चूसना प्रारंभ कर देते हैं। इस तरह मुर्गी जो आहार खाती है वह कर्मी के द्वारा चूस लिया जाता है। ये बात मैंने शुरू में बता दी थी, कुछ भी खिलाओ असर नहीं करेगा। इस तरह कर्मी के द्वारा आहार का एक बड़ा हिस्सा उपयोग में लेने के कारण मुर्गी अस्वस्थ हो जाती है और अंडे देना बंद कर देती है, और कमजोरी के कारण दूसरी बीमारियों से प्रभावित हो जाती है। तो मुर्गियों को कर्मियों से नियंत्रण करने के लिए अपने को क्या करना चाहिए? तो इसके लिए आपको जो कृमि नाशक औषधि है वो आपको देना अति आवश्यक है। तो क्या देना चाहिए? मुर्गियों को प्रत्येक माह कृमि नाशक पिपराजिन औषधि देनी चाहिए, ठीक है ना। प्रत्येक महीने यानी हर महीने में आपको पिपराजिन औषधि वो एक बार देनी जरूरी है। प्रत्येक माह में एक
तिथि निश्चित कर लेना चाहिए। यानी आप सोच लो कि अपने को हर महीने की 1 तारीख को देनी है या 10 तारीख को देनी है, एक तारीख डिसाइड कर लो, उस तारीख को पिपराजिन औषधि आप दो उनको। मुर्गियों की संख्या के अनुसार औषधि की खुराक निर्धारित कर लेना चाहिए। अगर आपके पास ये मान लो कि जितनी मुर्गियां 1000 मुर्गियां, तो 1000 मुर्गियों के हिसाब से आप डिसाइड कर लो कि अपनी इतनी औषधि है, तो उस हिसाब से आप पहले से व्यवस्था रखो उसकी। कृमिनाशक औषधि देने के कम से कम 4 घंटे पूर्व से मुर्गियों को दाना पानी नहीं देना चाहिए, खाली पेट रखना है उनको। यही अपने बकरियों में करते हैं। जब अपने डीवार्मिंग करते हैं तो उससे घंटे 2 घंटे पहले उनको दाना पानी है वो सुबह उठ के कुछ देते ही नहीं है, ठीक है ना, खाली पेट वो करते हैं। इसी तरह आप भी 3-4 घंटे उनको भूखा रख के उसके बाद डीवार्मिंग करो, उसके बाद ये पिपराजिन औषधि दो, जिससे क्या कि उसके कृमि है वो पूरी तरह से वो खत्म हो जाएंगे पेट के अंदर, जिससे मुर्गियों का पेट खाली रहे तथा प्यासी भी रहे, वो पानी न दें उनको। कृमिनाशक औषधि हमेशा प्रातः काल में ही देना चाहिए, सुबह के समय आपको कृमिनाशक दवाई हमेशा देनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि सुबह खाली पेट होता है और आप आराम से दे सकते हो। कृमिनाशक औषधि इतने पानी में ही देनी चाहिए जितना मुर्गियां पूरी तरह पी जाएं, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो कि आपने ज्यादा पानी में वो दवाई मिला ली और पानी में दवाई तो बची रहेगी, मुर्गियों ने उतना पिया नहीं। जिस दिन कृमिनाशक औषधियां मुर्गियों को दी जाए उसके दूसरे दिन प्रातः मुर्गी घर का बिछौना लिटर अच्छी तरह से उलट पुलट कर देना चाहिए, जिससे मुर्गियों के पेट से निकली कृमि लिटर में दबकर मर जाएं और कृमि पुनः न खा सके, ठीक है ना। मिट्टी वगैरह वो साफ कर देनी चाहिए दूसरे दिन। कृमिनाशक औषधि देने के बाद मुर्गियों को पानी में विटामिन युक्त औषधि देना चाहिए। इस तरह कृमियों पर नियंत्रण कर मुर्गियों को पूरा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। अब आगे अपना बच गया कि मुर्गियों में बाह्य परजीवी नाशक औषधियों का उपयोग, ठीक है, और मुर्गी रोग एवं टीकाकरण, और इसके बाद में अपना शेष रह गया ये अपनी सभी बीमारियां और दवाइयां हैं, ठीक है ना। बीमारियां दवाइयां कैसे अपने मुर्गियों की अन्य बीमारियां उपचार, ये लगभग अपना एक क्लास अपनी शेष और रह गई है, लगभग 1-1.5 घंटे की। तो ये क्लास अपनी नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर इसका वीडियो आएगा, जिसकी या तो कल सुबह इसी टाइम आपकी क्लास है वो लग जाएगी और अपना जो इसका ट्रेनिंग का पीरियड है वो समाप्त हो जाएगा। और बहुत सारी ज्ञान की चीजें अपना और भी थोड़ा रह गया है, बाकी थोड़ा क्या ज्यादा ही रह गया। जैसे अपनी देसी मुर्गियां हैं, ये सभी देसी मुर्गियों की जो पंजाबी ब्राउन, निकोबारी, मीरी, तेलीचरी, कश्मीरी फेवरोला और असील, बुसरा, अंकलेश्वर, कड़कनाथ और उत्तरा नई पंजीकृत नस्ल, यानी इनके बारे में आपको डिटेल से विस्तार से जो अगली क्लास है उसके अंदर आपको बताएंगे कि कौन सी मुर्गी है वो कितने अंडे देती है, कितना वजन होता है, कहाँ कहाँ मिलती है और पाल सकते हो या नहीं पाल सकते हो। ये सारी चीजें आपको जो अगली क्लास है, क्योंकि ये क्लास लंबी हो जाएगी, लगभग ये पहले से 1.5 घंटे की क्लास हो चुकी है, तो अगली क्लास में आपको इनकी जानकारी, आपको जो पूरी जानकारी है पोल्ट्री फार्म की, जो बची बीमारियों की है, देसी नस्ल है मुर्गियों की, उनके बारे में वो चीजें अगली क्लास में बताने वाले हैं। तो आपको ये क्लास कैसी लगी दोस्तों, जानकारी कैसी लगी, कमेंट में अपना नाम और स्टेट का नाम जरूर बताएं, और आपको किस विषय के बारे में जानना है तो वो चीज भी आप नीचे जरूर बताएं। वो इस ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट लेना चाहते हो तो जो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज करें और मैसेज में अपनी डिटेल बताएं और आपको क्या मतलब चाहिए वो चीजें आप लिखें, और आप फीस पे करके आपका सर्टिफिकेट है वो प्राप्त कर सकते हो। क्लास बिल्कुल फ्री है, ऑनलाइन आप देख सकते हो। सर्टिफिकेट प्राप्त करना है तब आप फीस देकर प्राप्त कर सकते हो। और एनएलएम योजना में आवेदन कर रहे हो तो आप पोल्ट्री फार्म की जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो भी आप हमसे बनवा सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।